लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। मुझे लगता है तीन एक सप्ताह हो गया ना, 2-3 वीकेंड निकल गया। 3 वीकेंड निकल गया। हम लोग कहाँ पहुंचे थे मैं भूल भी गया, तो मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग खोल के देखना पड़ा। लास्ट टॉपिक क्या था इसमें। तो परिचय शिविर के ही क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जिसको जीवन विद्या परिचय शिविर बोलते हैं, उसका स्वरूप को जो देखें तो पिछले 15-20 वर्षों में ये, या कहना चाहिए 20 से 25 वर्षों में धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है। प्रारंभिक क्रम में मैं तो इस जिसको जीवन विद्या कहते हैं उसके संपर्क में जून 2004 में आया। लगभग 16 जून में भी 18 वर्ष हो रहे पूरा। उसका पहले का जो सुनने में आता है तो परिचय शिविर श्रद्धेय बाबा जी, जिनको नागराज जी जिनको बाबा जी बोलते हैं, वही लिखते थे। तो उसमें सीधी बात, मतलब उनके अनुसंधान, मनुष्य के जीने से संबंधित समस्याओं का समाधान, उसको एक प्रकार से तात्विक रूप से वो रखते थे। साधना पूर्वक समाधि प्राप्त करके उसके बाद संयम एक प्रक्रिया है, उसको आगे हम जब विकल्प पुस्तिका को अध्ययन करेंगे तब उस पर और चर्चा होगी। वैसा आदमी जब बोलता है तो उसकी रिकॉर्डिंग है 97 और 99 की, जो भी यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको। ऐसा लगता है कि फायर होस से पानी निकल रहा है। जो फायर इंजन का जो पाइप होता है उससे जो पानी निकलता है, जिस फोर्स से निकलता है उस फोर्स से निकलता था। तो कहते हैं कि 94 पंच, तो ये जीवन विद्या योजना जो है लोक कॉपीकरण के अर्थ में नागराज जी ने बनाया। तो जीवन विद्या योजना के अंतर्गत फिर अभी जो अडल्ट के साथ, वयस्कों के साथ जो भी कार्यक्रम हो रहा है देश में, वो जीवन विद्या योजना के अंतर्गत है। जीवन विद्या योजना का मूल उद्देश्य था या ये है कि मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, तथा जीवन जागृति के साथ साथ मानव लक्ष्य, ये लोगों तक किसकी सूचना पहुंच जाए। जीवन का कार्यक्रम समाधानित या सुखी होना है, और उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में उसका फल कैसे दिखता है, इसके बारे में चर्चा। और इस समझदारी के क्रम में फिर अस्तित्व के बारे में जानकारी होना, जीवन स्वयं के बारे में जानकारी होना, मैं जैसा हूँ वैसे क्यों हूँ, और इससे अच्छा, इससे बेहतर कैसा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी होना, तथा मेरा जो आचरण है जिसको कंडक्ट कहते हैं, मैं किस प्रकार का मनुष्य हूँ, और मेरे आसपास जितनी भी वास्तविकताएं हैं, चीजें हैं, लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, प्राणी है, इनके साथ मेरा संबंध निर्वाह पूर्व पीढ़ी से कैसे हो पाए, इसके बारे में वो जानकारी देते थे। तो साथ में जब जीवन को, जो हम चैतन्य इकाई के रूप में अभी हमको परिचय हुआ इस परिचय शिविर के माध्यम से, तो उसमें देखेंगे तो अनेकों क्रियाओं का होना, उसमें भ्रम की भी बात है, मुक्ति की भी बात है, तथा जागृति की भी बात है। 94, 94, 95 के आसपास कुछ लोग नागराज जी के संपर्क में जब आए, 88 में आए कुछ लोग, 93, 94 में इसको जब मैंने समाज में कैसे ले जाए, इसके बारे में लोगों ने सोचा। एक नहीं, 2-4 लोगों ने सोचा, नागराज जी से सुन के फिर वो लोग इस शिविर को बोलने लगे। तो कुछ लोगों ने इसका व्यवहारिक स्वरूप बनाया, क्योंकि आज के दिन जो हम जो साधन संपन्न वर्ग है, जो आज के दिन 2020, 2000 के बाद, या ये पूरे दशक 30-40 वर्षों के अंतराल में देखें, तो भारत में साधन संपन्न वर्ग अधिकांश शहरों में या छोटे टाउन्स में होना, और ये नौकरी व्यापार किसी माध्यम से
वस्तु को प्राप्त करने की स्थिरता लोग प्राप्त कर लिए। उसकी पूर्व की जनरेशन को देखें तो, जैसे मैं अपने दादाजी के जनरेशन, आप लोग अपने दादाजी के जनरेशन को सोचेंगे तो उसमें भोजन के लिए ही अगले वर्ष का भोजन और कमाई कम होती थी। जो भूमि से जो उपार्जन होता था, किसानी थे मेरे दादाजी। नानाजी ने तो जॉब किया, नौकरी किया रेलवे में। तो सामान्य रूप से ऐसे लोगों को देखेंगे तो इनकी सर्वप्रथम आवश्यकता थी कि भाई अर्थ, है ना, भौतिक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए किसी विधि से। इसके साथ इनकी कुछ कामनाएं भी होती थी। दर्शन में आगे हम देखेंगे इसको काम शब्द से इंगित किया गया है, खरन दर्शन एक पुस्तक में। तो कामनाएं, बड़े आदमी बनने का कामना, पढ़ा लिखा होने का कामना, पद का कामना, सम्मान का कामना, जो हर मानव में सामान्य रूप से पाया जाता है। और अर्थ के प्रति एक निर्भरता है, उससे आश्वस्ति का स्रोत होना, ये स्वाभाविक है मानव के लिए। तो जब, और ये जिसको पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, जो लिखने पढ़ना जान लिया और आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा या विज्ञान से प्रेरित शिक्षा कहना चाहिए आधुनिक शिक्षा को, वैज्ञानिक पद्धति से प्रेरित शिक्षा प्राप्त किया हुआ, सोच विचार करता हुआ, पुरानी मान्यताएं और रूढ़ियों से उभरा हुआ व्यक्ति यदि देखें तो अस्तित्व के प्रति कुछ जिज्ञासाएं हो सकता है कुछ लोग रखे, अधिकांश लोगों में नहीं। स्वयं को जानने की जिज्ञासा कुछ लोगों में हो सकता है, बहुत ही कम, मुझे लगता है 1% से भी कम लोग, अधिकांश लोगों में नहीं होता है। उससे संबंधित कुछ उनकी मान्यताएं रहती है, जिसको धर्म में अभी रिलीजन कहते हैं, उसके आधार पर रहा। और जो सुख दुख का स्थली है वो परिवार, संबंध, जमीन जायदाद, इसको लेकर रहा। सुख भी दुख भी दोनों का स्थली वही है। 1000, 10,000 या 1 लाख में से एक आदमी समाज के लिए कुछ भला करने का सोचा, अपने स्वार्थ को छोड़ के। फिर ऐसे लोग यदि देखें तो 30-40 वर्षों में भारत में बढ़े। एनजीओ बोल के एक सेक्टर का ग्रोथ हुआ, जिसमें लोग समाज सेवा के नाम से, कुछ लोग परिवार छोड़ के गए, कुछ लोग उसी को अपना व्यवसाय या आजीविका का माध्यम बनाए या आधार बनाए, कुछ लोग परिवार में रहते हुए उसके लिए कुछ करने का प्रयत्न किए, जिसको अच्छे सोचने वाले लोग हम कहेंगे। और शायद दसों हजार या लाखों में एक अपने जीवन के अस्तित्व को लेकर प्रधानता में शोधरत रहा। नहीं तो शोध का वस्तु, जो पदार्थ के नियम है, जिसको साइंटिफिक मेथड से भी स्टडी किया जाता है, मूल रूप में फिजिक्स वही रहा। परंतु फिजिक्स को भी समझने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करता है, वो उसके भी सुख दुख का कारण मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तु ही है। तो जब किसी को ज्ञान के बारे में जिज्ञासा ही नहीं है, और ऐसा ज्ञान जब एक व्यक्ति कह रहा है कि जिसको मानव जाति प्रारंभिक काल से समझने का प्रयत्न करता आया है, और उसमें सफलताएं भी मिली है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम हुए लोग, जैसे सूर्य भगवान की जगह सूर्य जो है हीलियम का एक, है ना, बड़ा मास बन गया, धरती से 1000 गुना बड़ा। तो इस प्रकार से भ्रम तो टूटे लोगों के। उसके पहले उसको पूछते थे, फायर वर्शिप होता था, सूर्य भगवान का भी मैंने पूजा होता था। तो ऐसे लोगों के सामने रखने के क्रम में ये अभी का जीवन विद्या का ये जो आपके सामने एक छोटा स्वरूप प्रस्तुत है, ये धीरे धीरे पनपा। तो फाइनली जीवन विद्या, जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे इस बात को कैसे कनेक्ट किया जाए, ये हम कैसे कम्युनिकेट करें कि आपके अभी जितने भी समस्या है उसके मूल में जो मुख्य कारण है वो अस्तित्व, स्वयं या चैतन्य इकाई, और चैतन्य इकाई का जीने का स्वरूप मानव परंपरा में, जिसको संबंध और आचरण कहेंगे, इसके प्रति स्पष्टता के नहीं होने के कारण ये सारा हो रहा है। तो उत्तर क्या है, बहुत सिंपल है, इसके प्रति स्पष्टता को प्राप्त किया जाए।
तो ये जिंदगी या जीवन जीने का एक प्रधान उद्देश्य मानव का बन जाता है। ये एक लाइन, ये होने से एक व्यक्ति फिर, क्योंकि हर मानव सुखी होना चाहता ही है ना, समस्या से मुक्ति होना चाहता ही है, ये सारी चीजें जब उसके प्रधानता में आती है, और जागृति क्रम भी एक सच्चाई है जिसको आगे हम अध्ययन करेंगे। हर मानव में एक ही प्रकार का जिज्ञासा है ऐसा पाया नहीं जाता, क्योंकि हर कोई होना चाहता है। कुछ लोग शांतिपूर्वक भी जीना चाहते हैं, कुछ लोग संतोष भी चाहते हैं। तो ऐसे जनमानस के सामने इस परिचय शिविर का स्वरूप धीरे धीरे उभरा। तो एक व्यक्ति ने कुछ रखा, उसको सुन के किसी और दूसरे व्यक्ति ने अपनी कुछ कल्पनाशीलता उसमें लगाई। फिर जब समाज के साथ वार्ता प्रारंभ हुआ है ना, मुझे लगता है 95 से लेकर 2000 के बीच, तो कुछ फॉर्मूले बनाए गए। ये फॉर्मूले जो है व्यक्त होने के फॉर्मूले है ना, व्हाट क्लिक्स विद पीपल। अब ये जो व्हाट क्लिक्स है ना, लोगों में क्या क्लिक होता है, ये ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है। जिसके पास अंतिम वस्तु की जिज्ञासा है उनके लिए जो वस्तुएं क्लिक करती है, और जिनके पास कोई जिज्ञासा नहीं है या अभी जिज्ञासा प्रारंभ नहीं हुआ है या उसके लिए अवसर नहीं बना है, इन दोनों के लिए रखने का क्रम, रखने की वस्तु, उसकी शैली तो भिन्न तो होगी, है ना। ये तो हर किसी को समझ में आता है। उन दिनों मुझे पता है, और उसका रिकॉर्ड आपको एक स्टूडेंट लाइब्रेरी ऑनलाइन अपने दर्शन के साइट पर मिल जाएगा, कुछ कुछ रिकॉर्ड। तो गांव में भी परिचय शिविर किए गए, ट्राइबल, जिसको ट्राइबल एरिया भी बोलते हैं, आदिवासी क्षेत्र, उसमें भी परिचय शिविर लिए गए। तो इसकी टेस्टिंग हुई, ये एक टेस्टिंग फेज था 90 से लेकर 98 तक, और ये पाया गया कि प्रत्येक जगह मानव इसको एक ही विधि से स्वीकारता है। एक पुराने, जिसको अभी प्रबोधक बोलते हैं जीवन विद्या परिचय शिविर के, उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सबसे यूनिक प्रश्न एक बस्तर के किसी ट्राइबल में किसी आदमी ने पूछा, इसका उत्तर उनके पास नहीं था। नहीं तो परिचय शिविर एक फॉर्मूला जैसा बन जाता है, हमको पहले से पता रहता है कि आदमी कैसा सोचता है, क्योंकि प्रबोधक पहले से अस्तित्व, जीवन तथा आचरण के प्रति अपना स्वयं का कुछ अध्ययन किया रहता है और कुछ स्पष्टता पाया रहता है। इसीलिए जो भी प्रश्न उभर रहे हैं शिविरार्थियों के से, एक तो उनका समस्या क्या है पहले से आपको पता है, भले ही उनको पता हो ना हो या उस क्लैरिटी के साथ पता ना हो। फिर वो जो समस्या है किस वास्तविकता के स्पष्टता के अभाव में है, ये भी आपको पता है। इसीलिए उत्तर जो है इसमें एक सुरीली ढंग से, एक सिस्टमैटिक ढंग से, बिना विरोधाभास के कंसिस्टेंटली निकलता है। ये इसकी खासियत है, ये इसके मूल वस्तु की खासियत है। 2000 के बाद 2010 तक फिर परिचय शिविरों की काफी दौर चली। अनेकों परिचय शिविर लेने के लिए अनेकों प्रबोधक, जिसको हम बोलते हैं, लोगों का मन हुआ, क्योंकि ये समाज में परिवर्तन के लिए और एक अच्छाई को ले जाने के लिए एक अच्छा माध्यम, एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा गया। तो उसमें बहुत सारा मेहनत हुआ है। तो 2008-9 में जब मुझे किन्हीं लोगों को परिचय शिविर लेने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए बताया गया, तो मैं स्वयं ही परिचय शिविर लिया नहीं था उस समय। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नोट बनाया जाए, क्योंकि ताकि इसमें कुछ कंसिस्टेंसी आ जाए, इसीलिए ये नोट बना। बाकी आगे जाकर एक पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई, वो अभी छपी भी नहीं है, वो विद्यार्थियों के लिए लिखा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है। इसमें जीवन विद्या परिचय शिविर अभी का सामान्य रूप से इसको हमको कहना चाहिए यह व्यवहारिक शिविर है, या व्यवहारिकता प्रधान शिविर है, जिसमें संबंध, और जो लोग वयस्क हैं उनमें संबंधों की समस्या आती है। विवाह के कुछ पहले कुछ वर्षों में तो होता नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते वो संबंध का जो पोटली है और उसमें समस्या बढ़ता जाता है। तो 35, 40, 50, 60 के आयु का व्यक्ति उसको झेला रहता है। उसका जब समाधान मिलता है तो लोग बहुत ही उत्साहित और प्रफुल्लित होते हैं। आप 21-22 साल के एक व्यक्ति या 18 साल के एक बच्चे से पूछ लीजिए, एक युवा से, उनको संबंधों को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती। उनके अच्छे मित्र होते हैं और झगड़ा भी करते हैं ये लोग, और बहुत जल्दी आपस में सुलझा भी लेते हैं।
आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को लेकर भी इनमें समस्या नहीं रहती, क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं से आ रहा है, माता पिता समाज है ना, इनका संरक्षण किया रहता है। तो जो बड़ों की जो दो समस्या है, पैसे और पैसे से लेकर जो दुख है या अशांति है, और संबंधों को लेकर पीड़ा, ये दोनों ही युवकों में नहीं पाया जाता है। तो युवाओं को जब बताएंगे तो शिक्षा में, जैसे ये सामने है स्क्रीन में, शिक्षा में क्या तकलीफ, तो ये उनको ज्यादा पड़ता ही नहीं, मेरे अनुसार नहीं पड़ेगा। मैं बहुत परिचय शिविर नहीं लिया हूँ, 5 या 6 ही लिया हूँ। हमारे एक साथी हैं, 300-500 नंबर हो गया उनका परिचय शिविरों का। तो ये जीवन विद्या शिविर जीवन विद्या के प्रति हमारा रुझान हो, उसके लिए। जो श्रद्धेय नागराज जी का जो परिचय शिविर है, उसकी एक रिकॉर्डिंग है 99 में, उसी से जीवन विद्या परिचय बोल के पुस्तक बाद में लिपिबद्ध की गई। वो एक्चुअली उनका परिचय शिविर, इसमें परमाणु, भूखे परमाणु, अजीर्ण परमाणु, जीवन का विकास, ये सब के बारे में चर्चा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो जीवन विद्या शिविर जिसको अभी हम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्राथमिक परिचय शिविर, प्रिलिमिनरी, क्योंकि कई लोग, हम लोग इसके बारे में सोचे ही नहीं रहते हैं, या कोई समाधान संभव है ये भी हमको विश्वास होता ही नहीं। फिर ये भी देखा गया कि परिचय शिविर करने मात्र से ही लोगों में बहुत सारा गुणात्मक परिवर्तन या कुछ कुछ उपलब्धियां शीघ्र रूप में जल्दी हो जाता है, जिसको क्विक रिजल्ट कहेंगे। कुछ स्पष्टता बन गई या कोई बड़ी स्पष्टता सडनली हाथ लग गई शिविर के क्रम में, तो हमको जीवन का एक दिशा दिख गया, या पैसे का स्थान दिख गया, या भौतिक वस्तुओं का स्थान दिख गया, या संबंधों का स्वरूप दिख गया, या अपनी कोई गलतियां दिख गई, तो इसीलिए हम सुधार के लिए फिर उत्साहित हो जाते हैं। इससे हमारी जिज्ञासा बनती है आगे समझने के लिए, और समाज के स्तर पर सार्थकता कैसे हो सकता है, और आज जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें समस्याओं का एक सटीक समीक्षा इस दर्शन के आधार पर हमको प्राप्त होता है, जो लोगों को स्वीकार होता है। इस घटना को कहेंगे भास होना, व्यवस्था का भास होता है। भास होने का मतलब अंदर कुछ घंटी बजता है कि ये सही है, फिर उसका वेरिफिकेशन करने के लिए बाहर हमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जैसे मैं चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा निर्णय है, ये मुझे ठीक लगता है। बाहर कोई भी कुछ भी थ्योरी बना ले, ये मेरी अपनी एक समझ बनी हुई, तो ये इसको हम कहेंगे भास। तो कुल इसका जो संदर्भ है वो ऐसा है, जीवन विद्या शिविर अभी तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हुआ भी है जीवन विद्या शिविर। बहुत का मतलब पहले के तुलना में, संसार जहाँ खड़ा है उसके तुलना में देखें तो संख्या बहुत ही कम है, नगण्य, नो है। परंतु ये तो दिखता ही है कि मानव अभी और अधिकाधिक तादाद में केवल भौतिक वस्तुओं के साथ एकत्रित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो न्यू इकोनॉमी आ गई उससे आदमी 20-30-40 वर्ष की आयु तक कोई लखपति कोई करोड़पति बन ही जा रहा है, घर बन जा रहा है, जिसके लिए लोगों को पहले कई जनरेशन काम करना होता था। एक घर 3 जनरेशन में बनता था, और घर यदि बन गया उसमें शायद 3 या 4 जनरेशन रहते थे। अभी एक ही जनरेशन में आदमी एक से अनेक, 2-3, किसी के पास 6 घर, तो पेट तो भर ही जाता है, और खा के भी थक जाते हैं, या खाते खाते शरीर साथ नहीं देता, उससे भी थकान हो जाती है। जैसे भी मेरी 45 वर्ष की आयु है, अभी वैसा भोजन नहीं किया जाता जो मैं 20s और 30s में कर सकता था, नहीं उससे ऐसे रुचि बन पाती। वो स्पष्टता के कारण है या आयु के कारण है, ये कहना बड़ा कठिन है। तो शरीर भी साथ नहीं देता, आपको समझा, यू कांट ईट, यू कांट डू दोस थिंग्स। तो अभी भी अपने देश में भी देखेंगे तो अनेकों यूट्यूब पर चैनल, पुस्तकें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ना, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, मेडिटेशन ऑफ लिविंग, सरल समाधि, सहज समाधि, आसान समाधि, है ना, जो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। जीवन विद्या परिचय या प्राथमिक परिचय शिविर इसके लिए एक बढ़िया, एक अस्तित्व सहज एक फ्रेमवर्क देता है, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं इन चीजों को। और ये बाकी विधाओं की जो मूल आशा है
उसको परिभाषित कर पाता है सार्वभौम विधि से कि आर्ट ऑफ लिविंग का तात्पर्य क्या हुआ, साइंस ऑफ लिविंग का तात्पर्य क्या हुआ, योग का प्रतिदिन की जीने में। तो ये हमको छोटी छोटी सीढ़ियां देता है दैट यू कैन होल्ड ऑन टू, है ना, जिसको हम पकड़ के आगे चल पाते हैं, जो जीवन या मानव जीवन के लिए हमको एक दिशा देता है। इसको लेकर अध्ययन करना, इसका अभ्यास करना और आज के वर्तमान स्थिति को झेलना, क्योंकि पुस्तकों में जो लिखा है और बाहर की स्थिति में भेद, पुस्तक में जैसे मित्र संबंध लिखा है वैसा बाहर मित्र संबंध मिलना शायद किसी को मिले, बहुत लोगों को नहीं भी मिल सकता है, या सभी लोग उसी के क्रम में हैं। तो ये एक फिर चलती हुई प्रक्रिया है। ये छोटा सा मेरे एक तो गैप भी हो गया था 1 महीने का, मुझे लगा एक छोटा सा वार्म अप के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं ये हमको स्पष्ट हो जाए। मैं जब जीवन विद्या के संपर्क में आया था 2004 में, तो बाकी लोग जो मेरे से पहले से लोग किए हुए थे या अन्य लोग पूछते थे तुम्हारे कितने शिविर हुए, तो एक व्यक्ति का आकलन इससे होता था कि उसने कितने परिचय शिविर किए हैं। अध्ययन शिविर बोल के कुछ था ही नहीं उस समय, जिसको अध्ययन शिविर बोलते थे, और ये बात है 2006 या 7 की, वो अभी जिसको 44 अध्ययन बिंदु के रूप में हम आगे देखेंगे, वो अध्ययन बिंदु एक्चुअली श्रद्धेय नागराज जी द्वारा सिलेबस है जीवन विद्या परिचय शिविर के लिए, उसको अध्ययन शिविर के रूप में करते थे। पुस्तकों का अध्ययन कराने का कोई क्रम था ही नहीं। वो 2010 से प्रारंभ हुआ फुल टाइम, 9 से और फिर 10 से। मैं उसके फर्स्ट बैच में था 2010 में। आज छोटी एक जगह है रायपुर के पास, उसमें मैं और मेरी श्रीमती गौरी हम दोनों रहे 1-1.5 वर्ष। और पुस्तकों का अध्ययन, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी इतनी, उनको नहीं आता था बिल्कुल ही नहीं। मेरी मातृभाषा तमिल और मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में, पढ़ा लिखा अंग्रेजी में। आज भी मेरे से हिंदी पढ़ा नहीं जाता, मैं हिंदी अखबार नहीं पढ़ पाता हूँ। तो एक लर्निंग कर रहा हमारे लिए। फिर आगे जैसे अध्ययन किया तो पता चला मतलब ऐसे स्वीकार हुआ कि अध्ययन के क्रम में समाज में कोई सार्थक भागीदारी करना अभ्यास का एक भाग है। इसको साधना भी कहा गया है, बट साधना थोड़ा हेवी वर्ड है, थोड़ा वेटेड वर्ड है, क्योंकि परंपरा में जिसको साधना बोलते हैं उसमें विरक्ति या भक्ति दो ही पद्धतियां पता चलती है। उन चीजों से यदि हम बचेंगे, साधना का मतलब मध्यस्थ दर्शन के अनुसार साधना का ये तात्पर्य है कि हमारी मानसिकता को सच्चाई के अनुरूप करने की जो प्रक्रिया है, ये साधना है। सिंपल। हमारी मानसिकता का मतलब हमारा सोच विचार, हमारा व्यवहार, हमारी इच्छा, हमारे निर्णय अस्तित्व सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए। उसका मतलब क्या है, वही पूरे दर्शन में दिया है। सो दिस इज एन एक्साइटिंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, है ना। मुझे लगता है जिन लोगों को इंटरेस्ट था भी नहीं या कभी सोचे भी नहीं कि हम कुछ समझेंगे, जीवन को समझेंगे, चैतन्य को समझेंगे, उनके लिए भी ये सब, जिसको अभी के भाषा में बोलते हैं, है ना, जिंदगी का काम धंधा हो जाता है। सो अदर देन अर्निंग मनी एंड सोसाइटी में कुछ काम करना, समझना भी एक काम धंधा हो जाता है। अब 30 की आयु में, 40 की आयु में, 50 की आयु में, 60 की आयु में हम पुनः विद्यार्थी बनने जाते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार कुछ विशेष डिफिकल्टीज तो आएगी ही, क्योंकि वो सारे जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां है, जो एक वयस्क के लिए आ जाते हैं, वो आपको परिवार विद्यार्थी का जीवन में पर्याप्त समय देने के लिए मतलब बीच में रहे, खड़ा रहेगा। क्योंकि विद्यार्थी का जीवन यदि देखेंगे 22 से 25 वर्ष की आयु तक हो जाते हैं, ज्यादा से अधिक 28-30। उसके बाद गृहस्थ, आर्थिक जीवन और समाज में कुछ सार्थक भागीदारी करने का समय आ जाता है। ये नेचुरल एक ग्रोथ है मनुष्य के अभी के जीवन में। गृहस्थ और आर्थिक तो हर मानव करता ही है। गरीब से गरीब आदमी ही भी गृहस्थी और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में समय देता है। सबसे अमीर आदमी भी ये दो ही करता है।
ज्यादा अधिक से अधिक वो समाज में अपना पहचान को विशालतम स्वरूप में स्थापित करने के लिए सोच रहा है। जो अभी भी अर्थव्यवस्था को ही लेकर जूझ रहा है या प्रतिदिन दिन में 4-10 बार घर में झगड़ा ही हो रहा है, वो समाज में पहचान के लिए उसको सोचने का फुर्सत ही नहीं रहता या उसका मानसिकता वहां तक पहुंचता ही नहीं। तो हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं वो ये जगह। भारत में कई दर्शन हुए, कुछ लोग बोलते हैं 18 दर्शनों का लिस्ट एक देखा हूं मैं, जिसको दर्शन बोलते हैं। दर्शन का मतलब वास्तविकता जैसा है उसको वैसे ही समझने का जो दावा करता है उसका नाम है दर्शन। उसको देखना दर्शन की क्रिया है। उसको लिखित रूप में जब लिखते हैं तो दावा करते हैं कि ये अस्तित्व है, दिस इज रियलिटी। तो भारतीय दर्शनों की एक खासियत रही कि ये माने स्वयं को जो दृष्टा है उसको केंद्र में रखकर उसने हमेशा बात किया। और ये चीजें जीने से कैसे जुड़ेंगी, इंटरनेट स्टेबल अनस्टेबल बता रहा है। स्टेबल साउंड आ रहा है, ध्वनि साउंड ठीक है? हाँ भैया ठीक आ रहा है। हाँ ठीक, वो बीच में अनस्टेबल बताया। तो वो कभी फिर कभी उसका संदर्भ आएगा तो बात करेंगे, मेरी जरूरत पड़ेगी तो। भारत में दर्शनों की जो प्रकटन क्रम रहा उसके बारे में मुझे तो थोड़ा मोड़ा पता है, आपको भी पता ही होगा, आप लोग सब पढ़े ही होंगे सब। उस पर शायद हम लोग एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी कर सकते हैं। परंतु एक दर्शन के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल ही इन्फेंसी है इस दर्शन का। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ। मध्य दर्शन in terms of darshan timeline is still in its first day। फर्स्ट डे में बच्चा जैसे आंख खोल के देख रहा है और क्या करना है प्रयत्न कर रहा है, उस जगह पर खड़ा है। इसके अध्येता भी यहीं पर खड़े हैं, इसकी समाज में प्रभाव भी यहीं पर खड़ी है। अभी इसका बहुत सारा आगे विकास होना है, तो बहुत सारी चीजें का हम बात करेंगे, दे विल सीम वेरी फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि है ही फ्यूचरिस्टिक, है ना। अभी जो चल रहा है उससे हम संतुष्ट हैं तो फिर फ्यूचर की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब या डिफरेंट फ्यूचर की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे इन्फेंसी में, मतलब बचपन में रहने के दर्शन के इन्फेंसी वाले स्टेज में के इंट्रोडक्शन की इन्फेंसी में हम बात कर रहे हैं, ये जगह है ना। तो उस क्रम में हम समाज व्यवस्था पर अपना चर्चा प्रारंभ किए थे, क्योंकि हर मानव समाज से जुड़ा ही किसी भी देश काल में, आज के देश काल में तो अच्छे से जुड़े, क्योंकि शिक्षा का केंद्रीकरण हुआ, न्याय व्यवस्था का प्रत्येक देश में केंद्रीकरण हुआ है, मतलब देशों की संविधान बने और एक स्थायी न्याय व्यवस्था, एक स्थायी शिक्षा व्यवस्था, सही गलत हो बट देयर इज अ डिफाइंड स्टेबल प्रोडक्शन की सिस्टम, स्टेट की मशीनरीज होती हैं सुरक्षा के लिए। जैसे भारत में अभी अग्निपथ अग्निवीर बोल के सरकार ने कोई स्कीम को जस्ट अनाउंस ही किया और लोग खुदकुशी करने लग गए, ट्रेन जलाने लग गए। तो बड़े स्तर पर व्यवस्था का ऑलरेडी प्रकटन इस धरती पर हो चुका है, जो 100-200 वर्ष पहले इतने विशालतम स्वरूप में नहीं था। तो शिक्षा, प्रोडक्शन, उत्पादन, ट्रेडिंग सिस्टम विच इज विनिमय, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, फॉरेक्स, ये सब, जस्टिस सिस्टम जिसको न्याय, कोर्ट्स एंड सिक्योरिटी, हेल्थ सिस्टम्स, ये 5 हमने देखे, ये सब बड़े स्तर पर अभी दिखते हैं। तो इस दर्शन के रोशनी में फिर हम इसको कैसे मूल्यांकित करें उसके क्रम में अभी हम बात करें। इसमें कुछ चीजें पहले से भी लोगों को ज्ञात होगा, हो सकता है कुछ चीजें नहीं हो, इसलिए इस वाले भाग को भी मैंने कहा, क्योंकि ये जो शिविर है ये फिर इस बात को, मतलब जो जीवन विद्या प्राथमिक परिचय शिविर, ये 2 चीजें करता है। एक तो हमारे में जो समस्या है उसको परिभाषित करता है हम ही के लिए,
It tells you the many ways in which you are unhappy and you may not know. एक दूसरा, इन अ वेरी कंसिस्टेंट मैनर समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको वो बढ़िया ढंग से बताता है। ये होने से क्या होता है, इसको सुधारने की इच्छा होती है, वो इच्छा फिर समझने की जिज्ञासा में परिवर्तित हो, ये उसका आशय है। दिस इज द क्रक्स जो साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ जीवन विद्या शिविर वो ये। इस बीच में लोग जब थक जाते हैं तो थोड़ा सा चुटकुला, जोक्स, ये सब चलता है, बिकॉज ग्रहणशीलता, ग्राह्यता कम होता है, आयु बढ़ते बढ़ते और कम होता है। सो देन यू नीड सम जोक्स। ये ऑनलाइन लेक्चर मोड है, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मेकिंग एनी जोक्स, आई कांट सी यू। ये इंटरैक्टिव नहीं है, नहीं तो इसीलिए जीवन विद्या शिविर आर आल्सो एंजॉयबल बिकॉज समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द जोक्स इज आल्सो वेरी हाई। थोड़ा इंटेलेक्चुअल बेंट रहता है उसमें, और ये हमारे इंटरेस्ट को वो छूता है। तो ये अध्ययन सीरीज के क्रम में इसीलिए फिर मुझे लगा ये परिचय शिविर को हम पहले कर लेते, क्योंकि सभी लोग अनेक अनेक डिजाइन के जीवन विद्या शिविर करके आते हैं, तो कुछ मूल चीजें हमारे में कॉमन आ जाए, सभी लोग उसको सुन लें जिनकी इच्छा है। उसके लिए परिचय शिविर से प्रारंभ करने का सोचा। फिर वो करते करते रिकॉर्डिंग की बात आ गई, क्योंकि कुछ लोग अटेंड नहीं कर पा रहे। तो अभी रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, तो मेरे भी मन में आ गया तो ठीक से किया जाए, क्योंकि वापस तो इतना मेहनत, जनरली सभी लोग बिजी ही रहते हैं, है ना। जो मैंने कहा, गृहस्थी, आर्थिक जीवन, विद्यार्थी के जीवन और समाज में कुछ परिवर्तन करने के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है, तो फुर्सत नहीं है सब करने। मुझे लगा जब हो ही रहा है तो उसको थोड़ा ढंग से किया जाए, तो थोड़ा लंबा भी हो गया हमारा। इनिशियल प्लान वाज टू डू इट इन 2 मंथ, 2 महीने में करने का सोचा गया। अब मैं काउंट ही भूल गया हम कब प्रारंभ किए, बट इसको पूरा करते, इसको अपने घाट तक पहुंचा देते हैं, ताकि somebody wants to have a lecture based introduction to जीवन विद्या ये इंटरनेट पर उपलब्ध हो, till many other people also do it, है ना, अनेकों लोगों को करना चाहिए। दूसरा, मेरे मन में ये भी आया कि जो लोग अभी परिचय शिविर किए हैं, कुछ अध्ययन में प्रारंभ किए हैं, कुछ अध्ययन किए होंगे, अध्ययन के नाम से पुस्तकों को पढ़े होंगे, इन लोगों में यदि जीवन विद्या शिविर लेने का मन बनता है तो कोई उनके पास एक फॉर्मेट उपलब्ध हो जिसके आधार पर वो अपने शिविर लेने की जो यात्रा है इसको प्रारंभ कर सकें, फिर अपने समझ अनुसार उसको इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि देयर इज नो वन सेट फॉर्मूला फॉर हाउ टू स्टार्ट अ शिविर एंड कौन से क्रम में रखना। एक वो ऑडियंस पर निर्भर करता है, बोलने वाले के स्पष्टता पर निर्भर करता है, उसके भाव वाले पक्ष पर निर्भर करता है, और उसके तर्क रखने की शैली पर निर्भर करता है। जैसे मेरा चीजों को एक्सप्लेन करने का एक शैली है, इट गोज इन अ पर्टिकुलर फ्लो। जो बाकी लोग जीवन विद्या शिविर लेते हैं उनकी फ्लो, शैली, भाव, मुद्रा, भंगिमा अलग होगा, जिन वस्तुओं पर वो फोकस करेंगे वो अलग होगा, वो कई बार ऑडियंस पर भी निर्भर करता है। तो आप में से जो भी लोग अभी इसको सुन रहे हैं या आगे सुनने की इच्छा रखेंगे या आगे सुनेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग आगे कर भी सकते हैं। ये इसका एक बेसिक एक बैकग्राउंड। तो हम लोग यहाँ पर आए थे शिक्षा पर, है ना, शिक्षा की आवश्यकता। तो इस पर तो हमारी बात हो चुकी थी। हर बच्चे में जन्म से ये 3 प्रवृत्तियां पाई जाती है: न्याय का चाहना, सही कार्य व्यवहार करना तथा सही बोलना या समझने की चाहत। हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार से उन्हें न्याय प्रदान करें, क्योंकि बोलने से तो न्याय आता नहीं। हम उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उससे उसको समझ में आता है। जो हमारे में चाहत के रूप में बनेगा, और जैसे जैसे न्याय के पक्ष में हमारा सोच विचार और व्यवहार होगा, या न्याय जैसे होने लगेगा, जो हमारे अध्ययन और समझ और अभ्यास का फल होगा, वैसे वैसे बच्चों में ये ट्रांसफर होगा। वैसे ही सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता को विकसित करके उसको अवसर भी देना पड़ेगा। तो बच्चों में हाथ पैर से काम करने का अवसर भी देना पड़ेगा, चाहे वो फिर हम किसी विद्यालय में पढ़ते हों या घर पे हो। सर्वाधिक तो बच्चा, मुझे लगता है, बच्चे अपने माँ बाप से घर पे ही सीखते हैं। ये हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उसी में बच्चा सीखता है। और जो सही बोलना और समझना चाहता है, उसी को, उसके लिए सही को समझाया जाए, वो किस क्रम से रखना है उसका भी विवेक हमें चाहिए।
अब पहले ही दिन जीवन और चैतन्य, जैसे मेरी बेटी, मैं और मेरी पत्नी जो बात करते हैं उसको जीवन बोल के कोई चीज सुनाई दिया, जीवन कुछ होता है, फिर मैं उसको पूछता तुम कहाँ से सोचते हो, बोलती यहाँ से सोचते हो। मैं पूछता यहाँ से सोचती हूँ कि यहाँ से सोचती हूँ, वो फिर बोलती है पता है। फिर मैंने उसको एक मान्यता दे दी, तुम जीवन से सोचती हो, बस जीवन क्या है मैंने नहीं बताया उसको। धीरे धीरे शायद किसी दिन उसमें जिज्ञासा बनेगा, तुम 5 साल से मुझे जीवन जीवन बोलते हो, जीवन है क्या, तब उसको बोलने का अवसर बनेगा। सो इफ यू सी, बच्चे को शिक्षा देना या एक बच्चा शिक्षित होना इज अ वेरी लाइव, वेरी लॉन्ग, वेरी डायनेमिक प्रोसेस, और हर बच्चे में थोड़ा भिन्न गति से, भिन्न प्रवृत्ति के अनुसार वो बनेगा। सो इट इज वेरी डीप और बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म एक प्रक्रिया के रूप में समझ में आता है। हम पुस्तकों में लिख के जो फॉर्मली जो क्लासेस लेते हैं वो एक भाग है ना? परंतु बच्चा घर में व्यवहार और विचार से अत्यधिक प्रभावित होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो आसपास के बच्चे क्या बोलते हैं उससे प्रभावित होता है, और जैसे टीन्स में आता है, 13-14 वर्ष की आयु में आ जाता है, तो वो संस्कृति से प्रभावित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें तर्क का विकास होता है 12-13 की आयु के बाद, जो प्यूबर्टी का टाइम है लगभग लड़कियों का, है ना? उसमें हार्मोनल चेंजेस भी होती है शरीर में, दूसरे जेंडर के प्रति उनमें आकर्षण भी होने लगता है ना? उसको वो समझ नहीं पाते, या अपने अंदर एग्रेशन भी हो जाता है उनको। ये सारी चीजों को बहुत सारे शिक्षाविद पहचाने भी हैं, है ना, और उस पर काम भी किए हैं। ऐसा नहीं किसी दर्शन के माध्यम से हमको समझ में आता है, परंतु ये समाज और संस्कृति से जो प्रभाव है ये बच्चों में पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। मेरी बेटी परसों रात को सोते समय मेरे कान में आके पूछती है, मैं कैमरा के सामने रखता हूँ, पापा हार्ट ऐसा होता है, बताती है ऐसा, है ना, ये जो शेप। तो मैंने कब पूछा तुमको किसने बताया? तो कोई एक लड़का है उनके क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, ग्रेड 1 में जाती है मेरी बेटी, उसने क्लास के किसी और लड़की से पूछा कि डू यू लव सो एंड सो अदर गर्ल। उसके लिए वो दूसरी लड़की उस लड़के को बोलती है लड़का ही लड़की को लव करता है, लड़की लड़की के बीच में लव नहीं होता है ना? और मेरी बेटी हंसी। अब देखिए, हमारे घर में टीवी नहीं है ना, ये बॉलीवुड का पिक्चर में देखता नहीं, उसको देखने देता नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कुछ नहीं, देयर इज नो वे शी कैन गेट दिस इनपुट इन माय हाउस। मेरे माता पिता टीवी देखते हैं, कभी कभी बच्चों को अलाउड है उनके साथ बैठना, उसमें वो ट्रैवल का सीरियल या भोजन बनाने का सीरियल देखते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है। 1 साल के बच्चे को जो 6.5 वर्ष की है, फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल, क्योंकि पिछले वर्ष तो कोविड था, इंसुलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, आइसोलेटेड, मैं ये लव और ये लड़का लड़की सुन के उसमें शर्म की भाव आ रही है। शी इज नॉट आस्किंग मी दिस विद अ स्ट्रेट फेस। तो वो जो जीवन है उसको उस 6.5 साल वर्ष की आयु में, प्यूबर्टी अभी बहुत दूर है ना, हार्मोनल जो चेंज होता है बहुत दूर है, 7-8 वर्ष दूर है, या 6 वर्ष तो दूर है ही, उसको इतना भाव, उसको इतना सेंस हो जा रहा है। तो मैंने उसको बोला एक तो हार्ट ऐसे दिखता नहीं, तो यूट्यूब में जाके मैंने एक लाइव बीटिंग हार्ट का मैंने उसको वीडियो दिखाया। तो उसने बोला बाप रे इसमें तो इतना खून है। मैं बोला हाँ हार्ट में तो खून होता ही है। तो मैंने उसको अपना हार्ट का आवाज सुनाया, उसको मैंने उसका सुना। तो मैंने कहा तुम जो ऐसा दिखाई थी वो क्या है फिर इसका मतलब ऐसा कुछ होता नहीं। मैं बोला बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम वो लड़का ऐसा बोलता है तो उसको बोला हार्ट पे तो खून होता है ना, और वो ऐसे धड़कता है। अच्छा, ये हार्ट को इसीलिए साधना पद्धतियों में भी हार्ट इज सेड टू बी द सीट ऑफ लव, जो विश्व प्रेम। अभी जीवन और शरीर है, आगे जाके शायद हमारा कभी संदर्भ बनेगा, तो जीवन जिसको हम जीवन क्रिया कह रहे हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा, उसमें मन ब्रेन या मेधस के साथ, है ना, इंटेंगल होके कार्य करता है। तो मन के जो भी विचार है या वृत्ति का जो भी विचार है, और मन में जो भी उसका प्रभाव पड़ता है, या मन में जो भी भाव बनता है, उसका सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। एंड स्पेसिफिक इमोशंस, है ना, जो भाव है मन में या जीवन में, दे कॉज एन इम्पैक्ट इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी। जैसे जीवन का स्पेसिफिक एक्शन ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया के साथ होता है ना, फ्रंटल लोब में कुछ होता है, विजुअल कॉर्टेक्स में कुछ होता है, लॉजिक का पार्ट कुछ है, लैंग्वेज का और कोई क्षेत्र बताता है, अभी आधुनिक विज्ञान में जो भी
पता कर रहे हैं ब्रेन साइंसेज में। एक एफएमआरआई स्कैन करते हैं ये लोग, है ना, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, वो क्या है मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो उससे पता किया। तो भय भी हृदय से ही जुड़ा है। व्हेन यू फील अफ्रेड तो हार्ट स्किप्स अ बीट, ये होता है। और वैसे ही दुर्भावना हुआ वो भी हार्ट में प्रभावित करता है, सद्भावना हुआ तो भी हार्ट में प्रभावित करता है। तो भाव और हार्ट का कनेक्शन वैसे तो ठीक है ना, भले ही वी डोंट अंडरस्टैंड द डिटेल, परंतु ये साइन कहाँ से आ गया मैं भी सोचता हूँ, तो नहीं समझ में आया, पढ़ने से शायद पता चलेगा। सम फेलो मस्ट हैव कम अप विद इट, है ना, सम टाइम। कोई अंग्रेजी होगा, मोस्ट लाइकली सम अमेरिकन। तो बच्चों की शिक्षा इफ यू सी बहुत ही एक सूक्ष्म प्रक्रिया, और उसमें हमारी स्पष्टता, हमारा उसके साथ संबंध, डिपेंडिंग ऑन कौन से एज में हम कर रहे हैं ना। किसी का, मेरी बेटी 6 वर्ष की है तो आई हैव टाइम, किसी का 12 का हो गया, किसी का 25 साल का लड़का हो गया, देन यू कैनॉट, वो आपसे सुनेगा ही नहीं ये सारी चीजें। क्यों नहीं सुनेगा, उसके मूल में जाएंगे, क्योंकि जीवन रूप में वो पूरा है। हमारे लिए हमारा 22 साल या 18 साल का लड़का है, बट उसके जीवन के दृष्टि से देखेंगे, ही फील्स ही और शी हैज ग्रोन अप ऑलरेडी, क्योंकि समाज भी उसको बोलता है कि तुम बड़े हो गए हो। 18 साल का हो गया तो वो अभी भारत का प्रधानमंत्री चयन करने योग्य हो गया, ही हैज वोटिंग राइट्स, ही विल बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट, है ना, बाय लॉ। ये सारी चीजें उसके मान्यता में आई जाती है। तो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन फिर इन सारे आधारों पर ही हो पाएगा। हमारे लिए तो अपना छोटा बच्चा है, बट वो एक स्वतंत्र इकाई है। जैसे मेरी बेटी अभी 6.5 वर्ष की है, उसका जो भी है हमारा दिया हुआ है, उसके बाद भी उसमें वो वाली चीज अभी आ गई कि वो अपने मन का करेगी, वो स्वतंत्र एक इकाई। तो अभिभावक या पेरेंट्स होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए सहायक कैसे हो, ये उसके जीवन वाले पक्ष को समझने से या ध्यान में रखने से ही होगा। और अभी मैं समझ और बड़े ज्ञान जागृति की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य बोलचाल के भाषा में यदि रखेंगे, उसके लिए हमको अपने जीवन और हम कैसे ऑपरेट करते हैं उसका एक सोच विचार, एक चीज चाहिए, नहीं तो कर ही नहीं सकते। तो इसमें यदि आएंगे कि भाई वर्तमान शिक्षा की जो पद्धति है, गिवन दैट जीवन में ये सारी आवश्यकताएं हैं और जीवन ऐसा सोचता है, एक लाइन में यदि बोले कि भाई वर्तमान शिक्षा की प्रॉब्लम क्या है, वो शिक्षित किसको कर रहा है यही नहीं पता है। देखिए संयोग से 30 मई को मैं बेंगलोर में था, कोई फोन किया था, इसीलिए हमारी क्लास अभी 2 हफ्ते ब्रेक भी हो गई। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बना है, इसकी एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रही है, तो उसकी जो समिति है उनकी बैठक थी, दे हैड कॉल्ड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भारत से, और अपने कुछ साथी, एक वेदांत पाठशाला है बेंगलोर में, वहां पर जीवन विद्या का शिविर हुआ था। उन लोगों को अचानक याद आ गया, मेरी उनसे मित्रता थी, उन्होंने फोन कर दिया कि तुम लोग आके जीवन विद्या के बारे में रहो। मैं पूछा कितना समय, बोले 12 मिनट। 12 मिनट में क्या बोलेंगे। तो मेरा मन नहीं हुआ, तो मैंने बोल दिया कि मैं शायद नहीं आऊंगा, देखते हैं। बेंगलोर में हमारी एक फ्रेंड है, उनको अच्छे से आता है, दर्शन भी आता है, शिक्षक, वो कर लेंगे। मैं बोला मैं बनाकर भेज देता हूँ। तो अभी जो व्यक्ति मुझे फोन किए थे, मुझे वैसे पहचानते नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे बोला कि जीवन विद्या को बुलाना है, उसने बोला आपको आना चाहिए, इंग्लिश में रखना चाहिए ये जो। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। मेरा पूरा यहाँ का टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ, बट मैं जो भी है पुश माई सेल्फ में गया उधर। अब उसमें अच्छा सोचा है उन्होंने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज वर्थ लुकिंग एट, वो पहले की तुलना में बढ़िया है और अच्छा है। तो वो चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन जी, और उनके मैंने समिति के और 4-5 वरिष्ठ लोग थे। दे वर ऑल वाइस चांसलर्स ऑफ सम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सम स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और जो बड़े नाम है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में भारत में, है ना, रामकृष्ण मिशन के हेड आए थे, सदन के हेड, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के हेड आए थे, फिर आर्ट ऑफ लिविंग के स्कूल्स के वो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, डीएवी दयानंद एंग्लो वेदिक स्कूल के हेड आए थे,
सीईओ जो होते हैं उनके साउथ के, और ऐसे ही कुछ इस्लामिक स्कूल आए थे, ये सब लोग आए थे। दे हैड स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि भाई इसको कैसे करोगे, उस पर उनको प्रैक्टिकलाइजेशन चाहिए था। प्रैक्टिकलाइजेशन तो हमने किया ही है, पर बहुत कम स्तर पे किया है, और उनके जो स्टूडेंट्स है 40-50 हजार, किसी के पास 70,000 स्टूडेंट्स। हमारा जो काउंट था 250 या 300 था, वी वर द स्मॉलेस्ट। 300 अक्रॉस 3 स्कूल्स था हमारा, so that is smaller than one of their, two of their maybe classes or one class also। तो 12 मिनट में मैंने केवल एक होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को हम लोग कैसे देखते हैं इस पर रखा। 4 लोग सुने, और जो मेन मॉडरेटर था उसको पता नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड मेरा है ही नहीं, इतना ही है। आपने 12 मिनट बोला था, 8 मिनट हो गया, 4 मिनट से मैंने बंद कर दिया। तो अभी वर्तमान शिक्षा को देखेंगे, और दर्शन जहां बात कर रहा है इसमें दूरी बहुत है। इस दूरी को हम कैसे देखें, तथा हम जो इससे गुजरे हैं इसके कुछ प्रभाव हमारे में भी दिखेंगे, इसीलिए ये वाला चर्चा हम करेंगे अभी। और हमारे जो बच्चे अभी जो एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि जैसे विदेशों में, कई विदेशी स्कूल्स में ये सारी समस्याएं नहीं है, बताते हैं फिनलैंड में बहुत ज्यादा है। तो एक बड़ा वर्गीकरण है शिक्षित और, है ना, अशिक्षित में। तो ये कॉलम्स में आपको दिखेंगे, यहाँ समझ, संबंध, हुनर, ये हुनर आया है, हुनर वो फॉन्ट का प्रॉब्लम है, सूचना, धन, श्रम, आत्मविश्वास, भय, समृद्धि। एक सिद्ध बोल के एक संस्था है मसूरी में, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत पुराना डेटा है। इस संदर्भ में जो हम स्पष्टता की बात कर रहे हैं, जिसको हम समझ कह रहे थे, भौतिक वाला पक्ष है ना। इफ यू रिमेंबर आवर बॉक्सेस, वी हैड 4 बॉक्सेस, वी स्टार्टेड विद आध्यात्मिक, भौतिक, व्यवहारिक और बौद्धिक। तो उसमें बौद्धिक समझ वाले पक्ष में देखेंगे तो जिंदगी जीने के स्पष्टता या मानव प्रयोजन का स्पष्टता शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही व्यक्तियों में बहुत बढ़िया ढंग से नहीं है। दूसरा, संबंध के प्रति स्पष्टता भी नहीं है। जो शिक्षित व्यक्तियों में थोड़ा संबंध का अधिक सुधार दिखता है कंपेयर टू कुछ अशिक्षित या रूरल एरियाज भारत में, उसका कारण एक्चुअली संस्कृति है, वो शिक्षा नहीं है। जिन घरों से हम आते हैं उसमें व्यवहार का एक पद्धति होता है, उसमें कुछ चीजें अलाउड है, कुछ चीजें अलाउड नहीं है। जैसे किन्हीं संस्कृतियों में, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई 2 पत्नी रखना अलाउड है ना, ये एक सामान्य चीज है कि कोई किसी के साथ भाग जाएगा। कई सारे घरों में यह सामान्य घटना नहीं, तो संबंध का वो वाला पक्ष बना ही रहेगा। कुछ क्षेत्रों में भाई भाई के बीच में जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा, ये पारंपरिक वो है, घटना है, तो बच्चा बचपन से देखता है, उसकी इनविजिबल स्वीकृति उसमें हो जाती है। बाय द टाइम ही टर्न्स 18 और 21, उसके अंदर ये स्वीकृति हक आ जाता है कि मेरे पिताजी का जमीन मेरा है। ये उसको सभ्यता और संस्कृति से आया। एजुकेशन वाज नॉट गिवन स्पेसिफिकली, नो सब्जेक्ट टेल्स यू फाइट विद योर ब्रदर और मदर। तो ये टोटली मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है ना, कुछ कवरेज ही नहीं है इसमें। दूसरा, हुनर को देखेंगे, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये कुछ अजीब सा कुछ वो हो गया फॉन्ट में। तो ये सिद्ध ने जो वो किया, उन्होंने देखा कि इन जनरल जो शिक्षित बच्चे थे जो बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं देहरादून के पास मसूरी में, लगभग 10 to 15 स्किल्स मिले। और जो अशिक्षित बच्चे थे, जिनको अशिक्षित बोलते हैं 4th 5th स्टैंडर्ड, इनके पास बहुत सारे स्किल्स थे। देयर काउंट ऑफ 64 आई थिंक, आई हैव टू चेक दीस नंबर्स, शायद मिसप्रिंट है, बट बेसिकली 3 गुना। सूचना का होना, इफ यू सी, शिक्षा से बहुत अधिक हो जाता है कंपेयर टू यहाँ पर। और सूचना के साथ एक कॉलम हम जोड़ सकते हैं जो इसमें मिसिंग है, तर्क का विकास तथा मैथमेटिक्स, गणितीय विकास, ये भी शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। तो आधुनिक शिक्षा इज डेफिनेटली गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन वाया डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और गणित का अच्छा प्रयोग है, और गणित के प्रयोग के कारण जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं ये बढ़ती हैं, इससे तर्क का विकास होता है ना। तो लॉजिकली अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, ये वाली चीज तो बढ़ती है अभी की शिक्षा में। धन को देखेंगे तो शिक्षित, जनरली शिक्षित व्यक्तियों में धन
या धन कमाने की संभावना अधिक होती है। ये जनरलाइजेशन है ना। If you see today some of the richest people in India और रूरल लैंड ओनर्स, क्योंकि लैंड का कीमत इतना बढ़ गया है, तो जिसके पास 1 एकड़ जमीन हाईवे किनारे हो 50, 60, 70 लाख 1 करोड़ का हो जाता है। एक जॉब में रहने वाला व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में कई वर्ष लग जाएंगे, 10-15 वर्ष लग जाएंगे। ये एक है। श्रमशीलता शिक्षित व्यक्ति में नहीं के बराबर है। दिस इज अ बिग मिसिंग लिंक इन आवर एजुकेशन टुडे। एंड हमारे ऑल्टरनेटिव स्कूल्स में भी इसके बारे में बात, हमारे मतलब जनरली जिसको ऑल्टरनेटिव स्कूल्स के नाम से पता, जैसे मेरी बेटी एक स्कूल में जाता है, उसमें भी श्रम को मैंने उनके सिलेबस में अभी तक देखा नहीं। एंड जो खासकर जो सिटी में हम लोग रहते हैं अभी इंडियन सिटीज में, क्योंकि लेबर सस्ता है, तो हमारे घरों में सामान्य रूप से कोई खाना बनाने के लिए आ जाता है, कोई गार्डन देखने के लिए आ जाता है, कोई साफ सफाई करने के लिए आ जाता है। तो बच्चों में ये श्रम से वंचित होना 100% हो ही जाता है। एंड ये गांव में भी वो एक एज तक मजबूरी में करता है, फिर उससे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, है ना। एंड उसका वो मतलब करेगा तो मजबूरी में करेगा, कोई जानबूझ कर नहीं करेगा। कैन यू फाइंड सम पीपल जो फिजिक्स में पीएचडी किए होते हैं, मुझे एक आदमी पता था, वो अभी मेरे संपर्क में नहीं है कुछ वर्षों से। वो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लिया थे एमआईटी से यूएस, मास्टर्स किया था स्टैनफोर्ड से और पीएचडी किया था हार्वर्ड से। ये 3 से बड़ा इंस्टीट्यूट होता नहीं। तो फिर वो कुछ फिजिक्स में काम किया, मजा नहीं आया, रात से नहीं वो मूंगफली उगाने चले गए थे मद्रास के बाहर कहीं दूर, हमारे पिताजी के गांव के पास मूंगफली उगाना था। तो श्रम की आवश्यकता फिर लोगों को सुख के रूप में महसूस होती है या सुख के स्रोत के रूप में महसूस होती है। तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, तो उनको घर में काम कराने का अभ्यास तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो बहुत आवश्यक है। नहीं तो आगे जाके इस संदर्भ में वो पीछे पड़ जाएंगे और शरीर स्वस्थता पर भी वो प्रभाव पड़ता है। मुझे ये चीज मुझे स्वयं में ही दिखती है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, हमारे घर में हमेशा कपड़ा धोने के लिए और बर्तन मांजने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति था। आज तक वो प्रवृत्तियां मुझ में नहीं आ पाई। उसका थियरी मुझे पूरा पता है, शरीर के साथ वो अभ्यास नहीं बन पाया, है ना। अभी मैं 45 का हो गया हूँ और ये पुणे के वेदर का अभ्यस्त हो गया हूँ, है ना, एसी में रहने का अभ्यस्त हो गया जॉब वॉब के कारण। अब धूप में जाने से लगता है कि कैसे करेंगे हम उसमें। तो ये बचपन से आने वाली एक चीज है या किसी एज में प्रारंभ भी किया जा सकता है। फिर आत्मविश्वास एक और एक कॉलम दिखता है हमको इधर। यहाँ पर देखेंगे तो आत्मविश्वास जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तथा टिक है, क्योंकि यहाँ जो आत्मविश्वास है ये रिलेटिव है ना, तुलनात्मक आत्मविश्वास है कि दूसरे की तुलना में मुझे अंग्रेजी आती है या गांव वाले की तुलना में अंग्रेजी आती है। और ये एक बड़ा भूत है हमारे देश में, इंग्लिश जो ठोक मतलब आ गया हमारे में, और मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूँ, उसी सिस्टम का। तो अंग्रेजी जानने को हम बड़ा मान लेते हैं, और आज के उसमें एक बड़ा भारत इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये चाइना में नहीं है या जापान में नहीं है या साउथ कोरिया में नहीं है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स उनका वो कोरियन में ही करके पूरा कर लेते हैं। ये हमारे देश की एक विशेष समस्या है। अभी ये एनईपी इसमें कुछ प्रयत्न कर रहा है कि पहले 5 साल एज फार एज पॉसिबल बच्चों को मातृभाषा में ही आप शिक्षा दो। भय से मुक्ति यदि देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है, दोनों ही अलग अलग चीजों से भयभीत है। ये जो माता पिता ने जितना धन संपत्ति प्राप्त किया उतना मैं भी प्राप्त कर लूं, या वो जितना शिक्षित हुए उतना मैं भी शिक्षित हो रहा हूँ, इसके भय में रहता है। मेरे माता पिता डॉक्टर बन गए, आई सर्जन बन गए, तो मुझे भी बनना है, इस दबाव में रहता है। तो पद भय, मान भय, धन भय, ये सारा तो। और अशिक्षित व्यक्ति में अलग प्रकार का भय है। भय तो होता ही है, केवल उसका स्रोत अलग अलग है। और जिसको हम समृद्धि के बारे में चर्चा की है, पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, काफी महीने हो गए। आवश्यकता से अधिक हमारे पास भौतिक वस्तुएं हैं, इसकी जो स्वीकृति है, इसको हमने समृद्धि कहा। बहुत स्टार्टिंग जिसको समृद्धि का भाव कहेंगे, आगे जाके हम उसको और डिटेल में समझेंगे कि समृद्धि के कई स्टेजेस या लेयर्स हैं, है ना। ये हो सकता है कि शिक्षित व्यक्ति में हो न हो पता नहीं, अशिक्षित व्यक्ति में हो न हो पता नहीं, क्योंकि ये तो एक स्पष्टता और एक उदार वृत्ति या प्रवृत्ति का फलन है। परंतु साधन होने की एक सुरक्षा का भाव शिक्षित व्यक्ति में होता है।
थोड़ी देर के बाद ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। 3 टाइम का खाना मिलेगा, हमेशा बिजली रहेगी, टीवी में जा सकता हूँ, और अभी के सिटी में भारत में रहे तो कहीं से भी खाना मेरे घर में आ सकता है, इस पर विश्वास हो जाता है। तो कुछ अभी की शिक्षा के प्रभाव देखेंगे तो एक तो अहंकार का विकास होता है समहाउ, ये स्पेसिफिकली एजुकेशन में बताया नहीं जा रहा है, एंड ये ऑल्टरनेटिव एंड कन्वेंशनल स्कूल दोनों में ही ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये ऑल्टरनेटिव स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनमें ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि अहंकार को हम एक बहुत ब्रॉड, जिसको ईगो बोलते हैं, उस अर्थ में ले रहे हैं। बाद में वी विल सी दैट देयर आर मेनी ग्रेड्स ऑफ अहंकार, वो हमारे अध्ययन में आगे आएगा, हमारा व्यवहार दर्शन और आगे। परंतु उनमें भी ये बात आ जाती है क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, ये विशेषता वाली बात आ जाती है। तो विशेषता आधुनिक शिक्षा से भी आती है, मतलब कन्वेंशनल एजुकेशन एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन में फिर वो सुन लेता है, अपने घर बार में टीचर्स से बात करते हुए सुन लेता है कि वो लोग अलग हैं, मैं विशेष स्कूल में पढ़ता हूँ, या मैं स्कूल नहीं जाता, मैं विद्याशाला जाता हूँ। तो ये भी एक चीज है बच्चों में, 14-15 में आते आते 18, 19, 20, 21 में ये बहुत तगड़ा हो जाता है, और व्यक्तिवादिता पनपती है इस शिक्षा से। इस शिक्षा उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, बट जिस विधि से शिक्षा को दिया जा रहा है, जिसमें कंपटीशन और जिन वस्तुओं को बताया जा रहा है, और संबंध के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं है, और घर में भी पेरेंट्स उसको कुछ बता नहीं पा रहे क्योंकि उनको भी नहीं पता है, तो ये व्यक्तिवादिता, इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड बहुत बढ़ता जा रहा है, जो समाज में लोग कह भी रहे हैं। और इसका एक दुष्प्रभाव यह है डिप्रेशन होना, है ना, कि मैं फिर दूसरे जैसे नहीं हूँ, इफ उनके मापदंड के अनुसार मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, ये एक बड़ी समस्या है। तो अच्छे पढ़े बच्चे भी डिप्रेशन में जाना, या फर्स्ट आने के बाद भी फर्स्ट में बना रहूं, इसके प्रभाव में आ जाना, ये सब अभी दिखता है। यहाँ पर मैं पॉज कर लेता हूँ, किसी को कुछ अपने ओर से कुछ शेयरिंग करनी हो या कुछ स्पष्टता चाहिए तो बताइए। आगे बढ़े, चेहरा भी नहीं दिखता, somebody has to say yes। मेरी जी साउंड, भैया बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा में भी देखेंगे तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन में आता है, अवलोकन में आता है, कि इसमें भय और प्रलोभन दोनों बढ़ते जाता है। 1 से 5 के बीच में ये जो एग्जाम का जो सिस्टम है, ये बच्चे में धीरे धीरे प्राण भय को स्थापित करता है, मेरे अनुसार। ये दर्शन में लिखा नहीं है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार है। एंड ये कॉलेज आते आते और प्रबल हो जाता है। सो यू फील दैट इफ यू डोंट पास द एग्जाम यू विल डाई। एंड मैंने नोटिस किया कि कई वर्ष कॉलेज से निकल के मैं जॉब ज्वाइन करके मैंने घर भी खरीद ली, रात को कुछ सपने में नाइट में आता था कि कल एग्जाम है और मैंने उसकी तैयारी नहीं की। आजकल नहीं आता, बंद हो गया। काफी समय तक आता रहा। तो ये जो सिस्टम है, स्पेशली भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक। अब मेरी बेटी जहाँ एक एक स्टाइनर एक आदमी हुआ जर्मनी में, लगभग 150 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले, एक वॉल्डॉर्फ पद्धति की स्कूलिंग में जाती है अभी पुणे में। मुझे सबसे ठीक लगा वो, कंपेयर टू लुकिंग एट एवरीथिंग। घर के पास में भी था तो वहीं पर हमने भर्ती कर दी। तो वो लोग ये भय वाले इसको अपनाते रहे, फियर एंड एंटाइसमेंट, इसका उपयोग नहीं करते। तो वो लोग एक IGCSE फॉर्मेट को यूज करते हैं आफ्टर क्लास 5, 5th तक शायद उनका स्वयं का चलता है, इंटरनेशनल कैम्ब्रिज ग्रेजुएट सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऐसा कुछ है। 10th में उसको दिलवाते हैं। तो मैंने ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए, जब बैंगलोर में था, तो मैंने उसको ऐसे नेट पे थोड़ा सा पढ़ा कि ये है क्या IGCSE, किसमें डाला है मैंने अपनी बेटी को। तो लोगों ने लिखा था कि बहुत ही अच्छा है, वो बहुत विकसित है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है कंपेयर टू द इंडियन सिस्टम। तो कुछ स्टूडेंट जो 10th तक IGCSE किए थे एंड 11th 12th में CBSE में शिफ्ट हुए, और कुछ बच्चे जो 12th के बाद मैंने जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको दिए, उन्होंने अपना अनुभव लिखा था। तो एक लड़के ने बहुत अच्छा सा लिखा था कि उसमें
आप डिटेल में जाके कंसेप्ट को स्टडी करने में जोर दिया जाता है जीसीएसई में। एंड इंडियन सिस्टम बेसिकली जैसे नीट हो गया मेडिकल के लिए, इफ यू वांट टू लुक एट प्रोफेशनल कोर्सेज या जेई एंड एसोसिएटेड इंजीनियरिंग डिग्रीज के एग्जाम्स हो गए, दे ओनली चेक योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो कितना फास्ट और कितना एक्यूरेटली आंसर दे सकते हो, रिपीट कर सकते हो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड को चेक कर सकता है। एंड मेमोरी रिकॉल, इन केस ऑफ नीट इट विल बी highly memory recall. A lot of medicine is memory recall, right? Or in fact, most of it. Recalling what medicine has what effect and recalling the trends that you see in patients till date, and hence what medicine can be given. ये जो अनुमान है, उसके बाद अनुमान आता है based on this memory. That's how medical practice works, right? ये चेक करता है। तो उन्होंने वो सजेशन दिया कि भाई 10th के बाद यदि आपके बच्चे को इंडिया में मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ना है तो उसको सीबीएसई में शिफ्ट कर लो, 11th में थोड़ा मार्क आएगा, कुछ क्लासेस लगाओ और 12th में जाके है ना वो कुछ दे पाएगा, नीट और सीबीएसई कुछ निकल जाएगा। ऑफकोर्स लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस, नोबडी इन इंडिया स्टडीज फिलोसफी, नोबडी मतलब नो गुड स्टूडेंट, मोस्ट गुड स्टूडेंट्स विल नॉट टेक अप फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट, है ना। तो बहुत नैरो फोकस है इंडियन सिस्टम का। तो ये प्राण भय एक विकसित होता हुआ हमको दिखता है। तो हमारे हम में से जिनके बच्चे कन्वेंशनल स्कूल जा रहे हैं, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं और वो प्रेशर बच्चे से कैसे हटाया जाए हमारी ओर से हम प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी जो समाज से उसको मिलेगा वो मिलेगा ही, हम कुछ कर नहीं सकते उसको। बट ये एजुकेशन मार्क और जॉब और पैसे का जो एक लिंक बन जाता है एक 16 साल के लड़के में, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। मैं बैंगलोर गया था तो मेरी वाइफ की कजिन है, उसका बेटा 10th में था। तो वो जब 9th में था मेरे पास आकर मुझे पूछा, मुझे रिटायर हुए 13 वर्ष हो रहे हैं, मतलब 13 वर्ष से मैंने एक पैसा कमाया नहीं, ना गंवाया है। उसने मुझसे पूछा कि अंकल व्हाई डोंट यू हैव अ स्टेबल जॉब। 8वीं में था वो। इसका मतलब उसके घर में माता पिता बात किए हैं और उसी को आके वो मुझसे पूछ रहा है। और अभी वो नीट का तैयारी कर रहा है ना, उसके माता पिता दोनों आई सर्जन है, तो वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाह रहा है, 12th में है अभी। तो मैंने उसको पूछा तुम क्या क्यों करना चाहते हो, आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। उसको इंटरेस्ट है ऑर्थोपेडिक्स में, बट उसके मुंह में जो आता है पहला चीज है कि पैसा। तो मैंने कहा मान ले मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, उसके बाद भी तो ऑर्थोपेडिक्स पड़ेगा क्या। तो बौखला गया, वो बोला ऐसा थोड़ी होता है, ये करने से ही पैसा मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग, कम से कम फोकट की कमाई का नहीं सोच रहा है वो। बट ये एक चीज है जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मार्क्स एंड पैसे में जो एक को रिलेशनशिप है आज, बट इट इज नॉट लीनियर, सो दिस हैज टू बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली। एंड हमारे अंदर ये कनेक्शन है या नहीं, इसको हमको स्टडी करना, बिकॉज वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम। मध्यस्थ दर्शन को तो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भी हमको समझना चाहिए कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, हमारी यदि 35 की एज है, पहले के 5 साल छोड़ देते हैं, if your age is 35 or 45 or 55 minus 5 years, 50 years का प्रभाव हमारे अंदर है, हमारे जीवन में, मानसिकता में भय प्रलोभन सारा बैठा हुआ है। उसके स्थान पे एक नई एक स्वरूप बताई जा रही है, जागृति इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नो टुडे। इसको आगे हम देखेंगे, ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जिसको जागृति कहा जा रहा है मध्यस्थ दर्शन में, इट विल साउंड सिमिलर टू समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि लोग वैसे भी एस्टिमेट करते आए, न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है ना, मानव क्या है, शिक्षा क्या है। पर यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इट इज अ टोटली डिफरेंट है ना मैंने वस्तु। तो इसी शिक्षित तो ये हमारे लिए भी आवश्यक है कि ये स्वयं मूल्यांकन हम भी करें, क्योंकि आगे हम दर्शन में जाएंगे, ये सारी कोई बातचीत नहीं होगी, इतनी नहीं होगी, क्योंकि हम थियरी में चले जाएंगे। व्हेन वी गेट इनटू द रीडिंग ऑफ द बुक्स, तो उस वाक्य का तात्पर्य क्या है उसको मैं कैसे समझूं, और पहले से मैंने जो वाक्य पढ़ा है, इन दोनों में मैं अंतर संबंध को बिठाने के लिए प्रयत्न करूंगा। पठन को जो हम करेंगे, रीडिंग एंड स्टडिंग ऑफ द बुक्स, इसमें प्रधान हमारा फोकस वही होगा। आज के संदर्भ से उसको कैसे जोड़ के देखना है, इस पर कम बातचीत होगी, हम कर सकते हैं, पर जनरली द बुक विल बाइंड यू टू इट्स सब्जेक्ट मैटर, अपने आप ही होगा वो। कोई भी आप सिस्टम को पढ़ेंगे, इट विल बाइंड यू टू इट्स सब्जेक्ट मैटर। आप मेडिसिन पढ़ने जाओगे, इट विल बाइंड यू टू इट्स टर्मिनोलॉजी एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर।
तो ये एक चीज है हमारे लिए भी निरीक्षण के लिए। छठवीं के बाद अप टू कॉलेज एंड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ मान भय जुड़ जाता है। मान और सम्मान, हमारी शिक्षा है ना, हम कहाँ पर पढ़े उससे हमको गर्व रहता है, एंड दैट बिकम्स अ बेसिस फॉर आवर आइडेंटिटी। अभी जो लोग अध्ययन भी करते हैं, कराते भी हैं, या कम से कम जो करते हैं वहां तक ही सीमित रहे, तो अपने इंट्रोडक्शन में मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, दे डोंट मिस टेलिंग इट इफ इट इज अ वेल नोन कॉलेज। तो ये मान वाली चीज जुड़ी जाती है मार्क्स के साथ। तो 6 से 12 के बीच में वो मार्क्स, देन कॉलेज आते आते स्पेशलाइजेशन एंड पैसा, और उसके बाद पैसा, वस्तु, घर का साइज एंड पद, इसमें वो एक्सपैंड हो जाता है। एंड यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ जीवन विद्या परिचय शिविर इसके बारे में काफी सारा चर्चा करते हैं। सो इफ यू सी अ लॉट ऑफ जो जीवन विद्या परिचय शिविर बात करता है, इट इज टॉकिंग इन दिस रीजन, इफ इट इज टॉकिंग टू एन अडल्ट, है ना, कि भाई पैसा से सम्मान नहीं है, क्या 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 कुछ तो बोलते हैं, फॉरगेट दोस्त, कुछ वो होते हैं, राइम्स होते हैं ना, क्या होता है, सुख, सुविधा बराबर सुख नहीं है, सामान बराबर सम्मान नहीं है। मूल कंफ्यूजन क्या है उसमें, कि जितनी भी भाव है ये जीवन से संबंधित है। चैतन्य इकाई एक डिस्टिंक्ट प्रकृति है, शरीर एक डिस्टिंक्ट प्रकृति है, और घर एक तीसरा डिस्टिंक्ट प्रकृति है ना। और पैसा तो एक इमेजिनरी प्रकृति भी नहीं है, एक इमेजिनरी मान्यता है। चैतन्य इकाई का जो टेंडेंसी है, इट कैन अडॉप्ट अदर आइडेंटिटीज, ये इसकी खासियत, इसीलिए वो चैतन्य है। दैट्स व्हाट मेक्स यू एंड अस ह्यूमन। ये पेन कंप्यूटर नहीं हो सकता है। पेन अपना काम करेगा, कंप्यूटर अपना काम करेगा, पेड़ पौधा अपना काम करेगा, कुत्ता बिल्ली अपना काम करेगा। आदमी ही ऐसा वस्तु है जो मान सकता है कि ये सारा मेरा है, या ये मान सकता है कि ये मैंने बनाया, या उसके खोने से दुखी होता है। ये जो एसोसिएशन है एंड आइडेंटिटी है, ये चैतन्य इकाई की खासियत है। उन आइडेंटिटीज को हमको समझना है, यदि हम उन घटनाओं को अपने आप में समझना चाहते हैं तो, है ना। कॉलेज आते आते मान भय के साथ धन भय भी जुड़ जाता है, बट ये टिक आई थिंक ये 12th से ही शुरू होता है, बट कॉलेज आते आते तो हो ही जाता है। इफ यू डोंट पास प्रॉपर्ली यू विल नॉट गेट अ जॉब। फिर उसमें लाइफस्टाइल भी जुड़ जाती है, या बेटर शिक्षा भी जुड़ जाती है, तो हमारा जो क्रीम है ये विदेश एक्सपोर्ट हो जाता है। ये भी भारत की खासियत है, हमारे सबसे अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये धन भय भी आगे रहता है। तो हमारे अंडर एज अडल्ट, उसके बाद जब हम कहीं नौकरी करते हैं, चाहे वो एनजीओ हो, कॉरपोरेट हो, उसमें पद भय भी आ जाता है कि मेरा आगे पद के अनुसार विकास होगा कि नहीं होगा। उससे तृप्ति का भी स्रोत बनता है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तृप्ति नहीं मिलती है, मिलती है, उसका स्थायित्व तो नहीं है, एंड इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। ये एक चीज समझने की चीज है। हम ये नहीं कह सकते ही कि पद में सुख नहीं है। पद में सुख है, तभी तो आदमी उसके पीछे भाग रहा है। धन में सुख है ना, धन से सुरक्षा लगता है। मैं घर में हूँ, एक ऑटोमेटिक सुरक्षा लगता है कि रात को सोते समय भालू बाघ मेरे घर के अंदर नहीं घुसेगा, कुत्ता बिल्ली नहीं घुसेगा। मच्छर से भी सुरक्षित, तो इससे भी आश्वस्ति बनी रहती है ना। और कल को खाने को मिलेगा, तभी तो नेक्स्ट सैटरडे आप मिलेंगे परिचय शिविर के लिए। इफ यू आर ट्रबल की नेक्स्ट सैटरडे चूल्हा गैस का पैसा नहीं है मेरे पास, तो आप थोड़ी ऑनलाइन बैठ के शिविर सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। यू विल बी लुकिंग टू सी 1000 रुपए कहाँ से मिलेगा सिलेंडर के लिए। सुरक्षा तो मिलेगा ही, मान से भी सुख मिलता ही, प्राण के रक्षण से भी सुरक्षा मिलता ही है। द प्रॉब्लम इज इनकी कंटिन्यूटी नहीं है, ये पूरा नहीं पड़ता। दैट्स द प्रॉब्लम। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं हमारे जो आवश्यक है, जो हमारे बौद्धिक समझ और व्यवहारिक वाले पक्ष से जुड़े हैं। बॉक्सेस नंबर 2 और 3 हमारे फर्स्ट इनिशियल डिस्कशन से। तो प्राण, मान, धन, ये तीनों को देखेंगे, ये भौतिक वाले बॉक्स से जुड़ा हुआ वास्तविकता है। तीसरी, शरीर भी एक भौतिक वस्तु है। शरीर छूट जाएगा या बीमारी, रोग होने से जीवन
एंड नाउ आई थिंक वी कैन यूज द वर्ड जीवन थोड़ा और फ्रीली। पहले सेल्फ या स्वयं ये सब है ना, जीवन का मतलब स्वयं। मेरा शरीर के साथ जितना आइडेंटिफिकेशन है उतना ही अधिक मेरा प्राणमय होता है। यू विल फाइंड वेरी रिच पीपल जो धनवान है, जैसे ही बीमार पड़ते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है, एकदम भयभीत हो जाएंगे। आई एम श्योर डॉक्टर्स मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस। एकदम भयभीत आदमी, डॉक्टर का बड़ा काम होता है व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिए कि तुम ठीक हो जाओगे, सर्जरी के बाद ठीक हो जाओगे। हमारे घर में किसी का वो था, एक छोटा सा प्रोसीजर था, है ना, वेरी नॉन रिस्की प्रोसीजर विथ लोकल एनेस्थीसिया, नॉट इवन जनरल एनेस्थीसिया। उस आदमी को ओटी के अंदर ले गया, ऑपरेटिंग थिएटर के अंदर। वो बीपी उसका दुगना हो गया, 210/120 ऐसा कुछ हो गया। फिर उसको आईवी से इंट्रावीनस से ड्रग्स देने पड़े उनके बीपी को शांत करने के लिए, बलपूर्वक। उसके बाद जो है सर्जरी जा पाया। तो प्राण भय इज इन डायरेक्ट कोरिलेशन विथ हमारा शरीर के साथ कितना आइडेंटिटी, कितना घुला हुआ है ना। और ये खुलेगा कैसे? अध्ययन से ही खुलेगा। जीवन क्रिया और शरीर के साथ मेरे संबंध को मैं जैसे जैसे समझूंगा उसी से वो खुलेगा। ये भौतिक घटना है। वैसे ही मान भय है। मान में यदि वस्तु से सम्मान है तो वह धन से जुड़ा है। सामने वाले का मेरे प्रति इंप्रेशन कैसा है? श्री राम पढ़ा लिखा है, वो गलती नहीं करता, उसका शिविर बहुत अच्छा है, उसका अध्ययन बहुत अच्छा है, ये मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में ऐसा माने, है ना। खाने में संयमी है, ये सब मैं चाहता हूं कि लोग ऐसा माने। ये फिर संबंध वाले बॉक्स नंबर 3 से जुड़ेगा। धन में तो सीधा बॉक्स नंबर 4 भौतिक वस्तु से जुड़ा है। उसमें भी अभी अभी हमारा जो रहना है सिंस 1940 और 50 एंड लेट अस से 1910, धन इज नो लॉन्गर मटेरियल। मटेरियल तो है ही, बट इट इज नाउ वर्चुअल, इट इज मनी। मनी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ऊपर जाता है नीचे भी आता है ना। क्योंकि जैसे गैस का प्राइस डबल हो गया, आपका पैसा कम हो गया, सिंपल है, इन्फ्लेशन है ना। आपके पास 10 रुपए है, आप एक सिलेंडर खरीद सकते थे, कल सिलेंडर 20 हो गया, इसका मतलब आपका पैसा आधा हो गया। सीधी सी बात कि वो नहीं रहेगा तो चोरी हो जाएगा, तो लोग बैंक लॉकर में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में डालते हैं, इधर डालते हैं, इससे ग्रस्त रहते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल फियर हो गया था, फ्रॉम रियलिस्टिक मटेरियल फियर की मुझे खाने नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन, जिसको सामान्य आकांक्षा बोलते हैं, आहार, आवास और अलंकार, खाना, है ना, रहने की जगह तथा कंफर्ट, अलंकार का मतलब, ये जैसे जैसे सुनिश्चित हो जाता है आदमी के लिए, फिर अदर फियर्स टेक ओवर। द फियर ऑफ लूजिंग मनी, द फियर दैट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल, और द फियर ऑफ द फ्यूचर कि मैं कैसे रिटायर हूँ, रिटायरमेंट में मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, ये सारा भय आ जाता है। ये बहुत प्रचलन में है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग इज अ वेरी बिग थिंग। इसीलिए ट्रेडिशनली भी लोग गवर्नमेंट जॉब को लेते थे, क्योंकि पेंशन वाज गारंटीड। फिर भारतीय सरकार ने वो भी पेंशन बिल इतना बड़ा हो गया अभी, इसीलिए आर्मी का भी चेंज किया। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, वो आर्मी पेंशन बिल है, इट इज 52% ऑफ इट्स बजट पेंशन एंड सैलरीज, ऐसा कुछ है। आधा पैसा तो तनख्वाह में जा रहा है, बाकी आधा जो है उसके फंक्शनिंग में जाता है। तो बुढ़ापे में हमारा घर कैसा चलेगा, हमको खाना कहाँ से मिलेगा, एंड देयर ऑल वैलिड कंसर्न्स। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसर्न होना नहीं चाहिए, बट उससे जो प्रेवलेंट जो भय है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। या नौकरी चली जाएगी। और चौथा भय है कि डिमोशन हो जाएगा, पद चले जाएगा। श्री राम बढ़िया शिविर लेते हैं, कोई आएगा नहीं शिविर में। मैं पहली बार परिचय शिविर लेने का सोचा था 2007 में। मुझे लगा सब लोग ले रहे हैं, सोम भाई लेते थे, बागड़े जी लेते थे, ये दो लोग प्रधान रूप से उस समय बहुत जो विजिबल शिविर टेकर थे, ये दो लोग थे। आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड। मैंने सोचा भैया मैं भी लूँ इनके जैसे, क्योंकि मुझे लगा कि इससे कुछ अच्छा ही होगा, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। When you conduct or decide to start conducting a शिविर, usually 2 or 3 factors will be responsible for it, है ना। तीन
दो तीन फैक्टर आते हैं। एक तो जैसे छोटा बच्चा किसी को साइकिलिंग करते हुए देखता है, उसके मन में आता मैं भी साइकिलिंग करूँ। तो किसी को शिविर लेते हुए आप देखते हैं, आपको लगता है मैं भी उसका जैसा हूँ। तो उसमें सम्मान एक भाग तो रहता ही है, पहचान जो पद से रिलेटेड। दूसरा फिर आपको ये लगेगा कि उससे आप कुछ चेंज करवा रहे हो, यू आर चेंजिंग पीपल। आप सार्वभौम व्यवस्था, अखंडता, मान्यता के लिए आप कुछ कर रहे हो, ये भी एक मान्यता रहती है उसमें। एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग द फैक्टर्स है ना। ये दो चीजें होना सहज है। उसमें विकृति ये है कि यदि मैं ये सोच लूं कि उससे मैं आगे बढ़ जाऊं या मेरा शिविर उससे अधिक पॉपुलर हो जाए या अधिक लोग आ जाए, वो मेरे ही ह्रास का कारण, मेरे ओवरऑल विकास के ह्रास का कारण बनेगा। यहाँ पर तो मेरे को सफलता मिलेगी। तो मेरे पहले परिचय शिविर में मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई परिचय शिविर के लिए आएगा, बिकॉज 2007 में पुणे में कोई जीवन विद्या जानता ही नहीं था। मुझे लगा मुझे सुनने के लिए साथ कौन आएगा। तो मैंने पहले शिविर के लिए एक फॉर्मूला बनाया कि 4 वीकेंड पे लूंगा, 4 सैटरडे संडे, किसी को छुट्टी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे ही मेल भेजा। उन दिनों इतना व्हाट्सएप भी नहीं था, ईमेल वाज ओनली मेथड, देयर वाज नो एसएमएस। एसएमएस चैनल वी स्टार्टेड इन 2010। उसके बाद व्हाट्सएप आया। वेबसाइट बनी 2007 में मध्य दर्शन की या जीवन विद्या, उसके पहले साइट ही नहीं थी। सो देयर वाज नो डाउनलोड, नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन है ना। घोड़ा गाड़ी का जमाना था, इन्फॉर्मेशन नहीं। तो 7 या 8 लोग आए। मुझे लगा पहले दिन 8 ही लोग आते हैं, तो लास्ट तक तो 2 ही लोग बचेंगे, तो मतलब 5-6 लोग बचे थे लास्ट तक। आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं परिचय शिविर लेने के लिए बोलूँ तो लोग आएंगे, क्योंकि पहचान एक चीज होती है, पहचान से लोग आते हैं, है ना। फिर आपकी जो सफलता है, इट इज बेस्ड ऑन हाउ मच पीपल लाइक व्हाट यू सेड, हाउ मच दे फाउंड इट मीनिंगफुल। तो आप कितना कनेक्ट कर पाते हो, उसमें कला वाला भाग अधिक है। समझ बात, क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, भाव वाला पक्ष भी चाहिए। तो ये सब पद से जुड़ी हुई चीजें। तो संसार में मेरी जो पद है वो कम हो जाएगी। ये हमारे शिक्षा से नहीं हो रहा है, हमारा जो पूरा संस्कृति है उससे वो व्याप्त हो गया। इट इज बिकम वेरी कॉमन। 100 years ago it was not such a big deal। पद छोटा था, लोग उस समय भी राजा थे और है ना जमींदार था, जिसका कितना ज्यादा जमीन है, 5 एकड़ है तो बहुत बड़ा है, 100 एकड़ है तो बहुत बड़ा आदमी, 200 एकड़ वाला तो बहुत बड़ा आदमी है। तो पद की आवश्यकता मनुष्य में पहले से रही है और ये लंबे समय तक रहता है हमारे लिए। तो ये 4 भय हम देखते हैं कि क्रम से हमारी शिक्षा में जाने अनजाने में ये स्थापित हो जा रहा है। और हो सकता है कि हमारे अंदर भी इसके अवशेष बचे हो, तथा हमारे बच्चे इसके थ्रू गुजरेंगे या गुजरते रहेंगे, और मे बी दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू इट। तो इसको मैनेज करना अभिभावक होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस संबंध में। एंड प्रलोभन तो है ही, है ना, आगे बढ़ना, सम्मान या सफलता, ये धन कम्स आउट ऑफ सम प्रलोभन। मतलब द भय इज द रिजल्ट ऑफ नॉट गेटिंग सम प्रलोभन। तो भय और प्रलोभन एक साथ इस पे देखेंगे। प्राण भय को यदि छोड़ दे, मान धन और पद, मान का प्रलोभन, धन का प्रलोभन और पद का प्रलोभन रिजल्ट्स इन द भय कि यदि ये प्राप्त नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, राइट। तो मिलने के बाद भी ये प्रेशर बना रहता है कि इसको मेंटेन करके रखो। तो मान धन और पद की तो आवश्यकता रहेगी रहेगी, नोबडी विल वांट टू बी इंसल्टेड टिल वेरी हाई स्टेज ऑफ जागृति, है ना, ये भी है। देयर इज नो वन क्विक फिक्स फॉर्मूला कि हमने ऐसे छड़ी घुमा दी और ये तीनों भय गायब हो जाएंगे। मेरे अनुसार तो नहीं होता है, मतलब इतना फास्ट। तो जीवन के जागृति के बहुत ही एक हायर स्टेज में जाके तीनों क्रम से शांत हो जाएंगे। हम ये भी देख सकते हैं कि भय और प्रलोभन किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं। मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, somebody wants to say or add something। ये स्पीड ठीक है कि बहुत स्लो है? मे बी थोड़ा सा स्लो हो रहा है आज, नहीं ठीक है?
थोड़ा स्लो बोलने से आपको भी रिफ्रेश करने को टाइम मिलेगा, नहीं तो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री देखने जैसा हो जाएगा। नहीं, ऑनलाइन शिविर मस्ट बी लाइक वॉचिंग अ नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री। ऐसा हो रहा है क्या? स्टिल देयर। ये बात करने का स्पीड ठीक है, बढ़ाए कैसी रखें आज के लिए? ठीक है भैया, ठीक है स्पीड भैया। ठीक है। ठीक है। वो आज जितने भी विद्याशाला है, जिसको स्कूल बोलते हैं, ये केवल इन 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। यू विल ऑलरेडी नो दिस इफ यू हैव डन द शिविर। ये मैं मान के बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने शिविर नहीं किया, मतलब उस ऑडियंस के लिए है ये। एक तो सीखना करना सिखाना पर है, एक्चुअली सीखना करना पर भी ठीक है, सीखना और सिखाने पर है, करने वाले भाग में तो कम ही है। करना तो बहुत कम पढ़ाते हैं, ऑल ऑफ इट इज थियोरेटिकल, कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। घर में झाड़ू पोछा क्या कैसे करना वो भी नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, नथिंग, ओनली इंफॉर्मेशन एंड लॉजिक, ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। और इसमें भी देखेंगे तो मैंने इंफॉर्मेशन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, तो स्थिति तो बहुत ही खराब है। सो इफ आई नो समथिंग गुड और किसी स्कूल में एक अच्छी कोई यदि फॉर्मूला है तो दूसरों को बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और भारत में खासकर तो और भी टॉक्सिक हो गया ये सारा। जो 6वीं से ही अभी बताते हैं कि जेईई की तैयारी के लिए बच्चे लग जाते हैं, वो 10th आने के बाद वो जो एक लड़का मैं बताया जो नीट का तैयारी कर रहा है बैंगलोर में, वो जहाँ जाता है वो स्कूल ही नहीं है, वो कोचिंग सेंटर है, नीट का ही कुछ सिलेबस है। और वो स्कूल तो ऐसे ही कहीं साइन करके वो ऐसे ही उसको मिलने वाला है 10th का, ये प्रचलन में आ गया भारत में। सो मैंने क्वाइट वरीसम, है ना। जबकि शिक्षा से यदि अपेक्षा देखेंगे, ये आगे हम देखेंगे ये आएगा, बट ये 5 अपेक्षाएं हैं। एक तो स्वयं के प्रति विश्वास हो एक व्यक्ति को, वी नीड अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और ये एनईपी में लिखा है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, दे वांट ह्यूमंस हु आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? स्वयं के समझ के बारे में स्पष्टता, अस्तित्व के प्रति स्पष्टता, और मानव के जीवन के प्रति जैसे स्पष्टता बढ़ेगी। और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो समझ है ये जीवन सहज है, तो उसको ये जो आश्वस्ति है इस क्लैरिटी या स्पष्टता से मिलेगी, न कि मात्र जानकारी से। स्वयं के प्रति विश्वास, अस्तित्व के प्रति निर्भरता और विश्वास नेचुरल साइंसेस के स्टडी से तो विकसित होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट फाइनली इसी से मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको लैंग्वेज पढ़ाना नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो फाइनली इस दुनिया में जब जी रहा है तो इसकी रिलेटिव कंपैरिजन तो करेगा ही करेगा। सो वी कैन नॉट टेक एन एब्सोल्यूट स्टैंस, है ना, या जिसको हम बोलते हैं प्योरिस्ट स्टैंस, कि हम केवल इतना ही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। ये भी एक संभावना है कि हम केवल जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। इट इज नॉट अ वेरी होलसम वे ऑफ एजुकेशन इन माय ओपिनियन। मेरा ओपिनियन है वो, दर्शन इज नॉट सेइंग इट एनीवेयर, और उसके बारे में बाद में हम कभी चर्चा कर लेंगे आवश्यकता पड़ने पर। परंतु इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स इज डेफिनेटली नीडेड। ये तो बच्चा कंपैरिजन, इसमें भी थोड़ा सा उसको दिक्कत आएगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। प्लस हम बोलने मात्र से ये स्पष्टता उनमें आ जाएगी ऐसी नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में उसकी आवश्यकता होके उसका शोध अध्ययन और उनका मैंने ध्यान उस ओर जाने से ही होगा, केवल हमारे बाहर बोलने से नहीं होगा। जैसे ये परिचय शिविर को मैं 100 बार ले लूं या 100 चैनल में डाल दूं, उससे कुछ होगा ऐसा नहीं है। उसको सुनने का किसी का मन हो, सुन के उसको ठीक लगे और उसमें वो खुद अपना शोध करे, तभी उसकी प्रगति है, नहीं तो नहीं। Anybody who has been conducting such kind of sessions for a long time would have realized this, है ना। यह करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको असफलता मिलेगी। आप जितने परिचय शिविर लेंगे उससे बहुत कम लोग अध्ययन में आते हैं, स्मॉल परसेंटेज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे। मैं पूरा दिन बोल रहा हूँ यार, 100 शिविर लिया और उसके बाद 4 आदमी मिला अध्ययन के लिए, हम पहुंच जाएंगे। तो अच्छाई करने के चक्कर में हम खुद स्वयं को दुखी करने की जगह पर खड़े हो जाएंगे। तो मानव में जागृति क्रम तथा प्रवृत्ति और इच्छा आवश्यकता के अनुसार
वस्तु को समझने का जो चीज है वो बच्चों में भी दिखेगा। तो ये शिक्षा का एक बड़ा भाग है। दूसरा, श्रेष्ठता का सम्मान। ये किसके विलोम में है, किसके माने कंपैरिजन में है? व्यक्तिवादिता के, इंडिविजुअलिज्म की, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और ये होता ही गया। देखिए, मेरे पिताजी डिफेंस में साइंटिस्ट थे। हम लोग जब कॉलेज में थे तो ऐसा लगता था कहाँ मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में बैठे। मेरे साथ वाले के जो कुछ क्लासमेट्स थे, उनके पिताजी उन दिनों टाटा टेल्को बोलते थे, टाटा मोटर्स को, टाटा इलेक्ट्रिक एंड लोकोमोटिव वर्क्स था, देन इट बिकेम टाटा मोटर्स। पुणे में है, कोई काइनेटिक में काम कर रहा है, कोई बजाज में काम कर रहा है। सो दे वुड वेयर एक्सपेंसिव शूज, और हम जो है एक लखानी का जूता आता था 50, 60, 70 रुपए का, उसको पहन के खेलते थे। ऐसा लगता था कहाँ मेरे पिताजी इसमें लगे। जब मैं स्वयं पढ़ लिख के बड़ा हो गया और अच्छी नौकरी मिली, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम किया, और फिर इसका चस्का लग गया है ना 2005-6 में, तो छोड़ ही दिया वो सब। बट अभी भी सोचता हूँ, और उस समय भी सोचा तो लगा कि सरकारी नौकरी तो ठीक ही था, क्योंकि ये लोग जो अभी नौकरी करते हैं ये अपने रिटायरमेंट को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उस समय इकोनॉमी कैसी होगी, है ना। उनको पता ही नहीं कि इन्फ्लेशन कैसा होगा, राइट। तो श्रेष्ठ किसको मानेंगे, आधार क्या है? वैसे ही कॉलेज के टीचर्स को हम कुछ नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि इसीलिए प्रोफेसर हमको पढ़ा रहे क्योंकि इनको और कहीं नौकरी नहीं मिली। उन दिनों टीचर्स की सैलरी भी बहुत कम थी। एक मेरे टाइम में एक जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट पास आउट करके जाता था, और टीचर का सैलरी लगभग एक ही होता था। फर्स्ट डे इसकी सैलरी वो होती थी जो उस आदमी का 20 साल बाद होता था। आज बदल गया है वो। आज टीचर्स की सैलरी 3 गुना हो गई है स्टार्टिंग सैलरी से, 5th पे कमीशन के बाद। उसके पहले नहीं था। यूजीसी का रूल्स बड़ा चेंज हुआ उसके बाद। बट यहाँ पर श्रेष्ठता का मतलब क्या है, मानव में श्रेष्ठता क्या है, इसको पहचान पाना, ऐसे होने में तत्पर होना, ये श्रेष्ठता का सम्मान। सो बीइंग एबल टू appreciate or see and appreciate the good qualities in others, भले ही वो हमसे कम शिक्षित हो, कम विद्वान हो, कम धनाढ़ी हो, कम पदवान हो, उनकी अच्छाइयों को देख पाने का जो अभ्यास है, जो दृष्टि है, ये बच्चों में विकसित होना। अभी के एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं आ सकता। ऑल्टरनेटिव स्कूल्स भी इसमें कुछ काम करते होंगे, ऐसा लगता नहीं। होता होगा तो होता होगा। सो द ओनली चॉइस इस परिवार से ही आ पाएगा ये, और ये बरसों की शिक्षा से बनता है। मानव में दृष्टि is a result of many years of seeing and observation and influences. एक दो दिन में नहीं बदलता है। It's a very slow process, बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है ये दूसरी चीज। दूसरा, हमारे समझ तथा जीने में संतुलन, इसको बोलते हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। हम जैसे समझे हैं वैसे ही जीते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हमारा व्यक्तित्व कुछ है और प्रतिभा कुछ है। प्रतिभा का मतलब आपका जो ज्ञान वाला पक्ष है, समझ वाला पक्ष है। व्यक्तित्व का मतलब जो आपकी पर्सनालिटी है, कैसा आप भोजन करते हैं, है ना, आपको उठना बैठने का समय, घूमने का समय, आपका बातचीत व्यवहार करने का जो तरीका होता है, स्वरूप होता है, आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व, ऐसा लिखा है दर्शन में। उसको आगे हम देखेंगे। तो एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है। प्रतिभा ऐसे समझ वाला पार्ट, तो समझ अधिक है और वो व्यक्ति नहीं हो पा रहा है, यह असंतुलन है। या समझ के अनुरूप आहार पद्धति एकदम गोल मटोल है, ये भी एक असंतुलन है ना। तो मनुष्य के अध्ययन के संदर्भ में ये तीसरी वाली बात है, मानव में संतुलन पूर्वक मानव के रूप में रहना। चौथा है संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी पाना, इसका नाम है व्यवहार में सामाजिक होना। व्यवहार में सामाजिक चौथा है आउटकम, शिक्षा से अपेक्षा। तो सामाजिक का मतलब है कि संबंधों में भी तृप्ति रहे तथा समाज में उसका व्यवहार सामाजिक कोई असंतुलन पैदा न करे। तो उसको धन प्राप्त करने की जो पद्धति है, द वे यू सोर्स योर फंड्स शुड नॉट क्रिएट एन इम्बैलेंस इन सोसाइटी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसका नेगेटिव पक्ष हम देखेंगे, उसको आगे जाके सामाजिक नियम के रूप में उसको अध्ययन करेंगे। चरित्र भी बताया गया, उसको बढ़िया ढंग से आएगा वो आगे। इस परिचय शिविर का ये एडवांटेज है क्योंकि मुझे इस मान्यता के साथ बात करना पड़ता है कि आप लोग लास्ट बुक तक साथ में बने रहेंगे। सो आई कैन कोट मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर। जो
लाइव में परिचय शिविर होता है, यू कैन नॉट कीप कोटिंग कि हम आगे अध्ययन करेंगे, बिकॉज 70, 100, 200, 400 आदमी आगे रहेगा कि नहीं आपको पता नहीं रहता है। तो इसमें काफी सुविधा है और मुझ में दबाव भी बहुत कम है, ये नहीं के बराबर है। मतलब आई हैव नो फियर कि ये बोरिंग हो जाएगा और नेक्स्ट वीक कोई नहीं आएगा सुनने के लिए, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। ऑनलाइन नहीं करेंगे क्या है। इनफैक्ट इसमें ये भी सुविधा है, इवन इफ देयर इज नो ऑडियंस आई कैन स्टिल डू इट, रिकॉर्ड इट एंड पुट इट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन परिचय शिविर इज क्वाइट रिलैक्सिंग फॉर अ न्यू प्रबोधक। तो व्यवहार में सामाजिक मीन्स दैट वी आर नॉट एंटी सोशल, सो करप्शन, चीटिंग है ना, adultery, troubling or bad mouthing somebody, troubling a neighbor, उसके फेंस में कचरा डालना, उसके पेड़ से आम तोड़ना, उसके अगेंस्ट केस डालना, असामाजिक कार्य ना करें मिनिमम। और उसका मैक्सिमा है कि संबंधों में तृप्तिपूर्वक जी पाए। 5वां है समृद्धि पूर्वक जिए, मतलब समृद्धि का भौतिक वस्तु भी रहे और उसमें वो स्वावलंबन को प्राप्त करे, ये अपेक्षा है। कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब हम आगे देखेंगे। और इससे उसमें समृद्धि की स्वीकृति भी हो। So if you see number 5 takes care of the भौतिक वाला पक्ष, बॉक्स नंबर 4, नंबर 4 takes care of the व्यवहार वाला पक्ष, both in समाज and परिवार। Point number 3 is taken care of by बौद्धिकता, the balance of blocks 1 and 2 with 3 and 4। ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, आप रेफर कर सकते हो नोट्स को, ऑनलाइन है ये अवेलेबल फॉर डाउनलोड। बॉक्स नंबर 2 is that you don't become too arrogant, इसका यही मतलब, not being arrogant। श्रेष्ठता का सम्मान is being straightforward, सरल, easy going in your behavior despite all your knowledge and everything, है ना, या ज्ञान है, विज्ञान है, money and everything। This is related to box number 3, व्यवहारिक। स्वयं के प्रति विश्वास is a clarity on all 4 boxes। इससे वो बनता है मेरा समझ और व्यवहार अस्तित्व सहज है, जैसे जैसे मैं इसको अपने में देख पाता हूं तो मेरा अपने प्रति विश्वास होता है। जैसे मैं सोचता हूं वैसे मैं कर पाता हूं तो विश्वास। तो पहले मैं अच्छे से सोच पाया, इससे विश्वास बनता है, फिर उसके अनुरूप मैं कर पाया, इससे विश्वास बनता है, फिर मैं हमेशा कर पा रहा हूं, इसका विश्वास बनता है। सो ये भी एक इवॉल्विंग जर्नी है। आज का शिक्षा जहां खड़ा है, जिससे आप हम गुजरे, और ये जो लिखा है इसमें बहुत ज्यादा दूरी है ना? ऐसा लगता है कि नहीं? तो इसको सुनिश्चित करने के लिए आगे का रास्ता क्या है? तो ये 3 क्रम में लिखा है। एक जीवन विद्या योजना, जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू एज अ पार्ट ऑफ दिस जीवन विद्या योजना, एज अ पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस ऑफ मध्य दर्शन। ये मेरा उद्देश्य आपसे बात करने के लिए, कि मेरी अभ्यास भी हो जाए, मेरी पार्टिसिपेशन भागीदारी भी हो जाए, एंड उससे इट इज अ स्मॉल नड्ज टुवर्ड्स मानवीकरण, मानवीयता, वेरी स्मॉल नड्ज, मिनिस्क्यूल। हम कितने लोग हैं? नॉट काउंटिंग मी, वी आर 14 of us live right now, है ना? So we are nothing actually, you cannot even say we are anything as compared to the scale जो चाहिए। दूसरा है एग्जिस्टिंग शिक्षा का मानवीकरण। एग्जिस्टिंग जो शिक्षा है उसको ह्यूमनाइजेशन कैसे करें। और तीसरा है शिक्षा संस्कार योजना, कि इसी के आधार पर यदि हमको पूरा शिक्षा को डिजाइन करना है, उसका योजना। तो आपको, जैसे आप आगे जीवन विद्या में और लोगों से मिलेंगे, इसके संस्थानों में, इसके 4-5 संस्थान है देश देश में, तो दर्शन के वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यू शुड गो विजिट सम ऑफ देम, देन यू विल सी दैट सम पीपल आर बिजी विद दिस। कुछ लोग इसके साथ बिजी हैं, कुछ लोग इसके साथ बिजी हैं। जैसे आई एम बिजी विद दिस, मैं सैटरडे संडे ये परिचय शिविर करता हूँ और प्रतिदिन में 2 घंटा इसके आगे के शोध की वस्तुओं पर 2 घंटा प्रतिदिन में देता हूँ। दैट्स माय थिंग। मेरे बहुत सारे मित्र और कलीग्स हैं, वो इस पर काम करते हैं। जैसे मेरी अभी पत्नी ही है, वो थोड़ा शिक्षा के मानवीकरण पर खुद सोचती है, और 4-5 लोगों के साथ।
और कुछ हमारे मित्र देखते हैं कि शिक्षा संस्कार योजना में चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये ऊपर आ गया, दोनों जगह लागू होगा एक्चुअली चेतना विकास मूल्य शिक्षा। इसका प्योरेस्ट फॉर्म स्कूल का कैसे होगा उस पर थोड़ा सा समय देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा समय देते हैं, कुछ लोग पूरी जिंदगी लगाए इसके लिए, ये भी मिलेगा। So the first one is also called लोक शिक्षा योजना, सेकंड इज कॉल्ड शिक्षा संस्कार योजना। तीसरा योजना है परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था। उस पर भी कुछ लोगों ने कुछ प्रयोग किया, आई शुड पुट इट दैट वे, बट दे आर ऑल वेरी इन्फेंसी में है, क्योंकि ये जितना भी हम करेंगे आपको ये क्लियर होगा, करने वाले की जितनी क्लैरिटी है उसी के अनुपात में उस प्रोग्राम की भी क्लैरिटी तथा उसकी सफलता का भी संभावना रहेगी। सिंपल फॉर्मूला, इसमें कुछ भी लुपा छुपा कुछ भी नहीं। मैं 20 वर्षों से मध्य दर्शन कर रहा हूँ, बट यदि मतलब यदि नहीं बोलते तो मेरे ग्राह्यता या मेरी जागृति के स्तर या मेरी स्पष्टता के स्तर के अनुपात में ही मेरी इस योजनाओं में, इन योजनाओं में भागीदारी की सफलता मिलेगी। देयर इज नो मैजिक। प्लस somebody has to be muted once. हाँ, ओके, है ना। प्लस हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे करने से ये नहीं होगा। बिगेस्ट भ्रम क्या है, मेरे परिचय शिविर लेने से आप लोग जागृत हो जाएंगे, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अध्ययन शिविर लेने से आप लोगों को मध्य दर्शन मिला, दिस इज अ बिग ट्रैप। ऐसा नहीं है, किसी ने पता किया, मैं उसको समझते हुए आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एंड मेरी जिम्मेदारी भी है। बाकी जो आप समझे वो आपका प्रारब्ध और आपका वो था क्योंकि आपकी आवश्यकता थी। इस भाव को समझ के मेंटेन करना पड़ता है या पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो आगे जाके इसमें प्रबोधन कार्य या कुछ काम करना चाहेंगे या इसका इच्छा रखते हैं। जाने अनजाने में हम उस ट्रैप में फंस जाएंगे कि मध्य दर्शन, क्योंकि आप लोग आगे अध्ययन भी करेंगे, हम पुस्तकों को पढ़ के मिड वे में एक ब्रेक लेके अध्ययन विधि पर बात करेंगे अच्छा लंबा। उसकी एक रिकॉर्डिंग भी हो रखी है, मोस्ट लाइकली सेम थिंग विल बी रिपीटेड। तो समाज में परिवर्तन इज वन पार्ट ऑफ अध्ययन एंड जीना। वो आपके लिए कितना पार्ट है और आप कितना समय देना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट हम परिचय शिविर करके केवल इसी को करना यदि अपना लक्ष्य मान लेंगे, अच्छा तो लगेगा, उसमें कुछ अच्छा भी निकलेगा, बट देयर इज अ गुड चांस कि वो लंबा नहीं चलेगा और आप या हमको उससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीपल डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू योर विश। सिंपल चीज है ना, उसके चाहत से ही वो बदलेगा, मेरे बोलने से नहीं बदलेगा। और मैं जो बोल रहा मेरा नहीं है, किसी और का वस्तु है, ये भी क्लियर होना चाहिए हमको। बोलते बोलते किसी समय या किसी दिन हम या किसी समय के बाद हमको ये भ्रम हो सकता है या हो जाता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं बोल रहा हूँ मेरा शिविर। देयर इज नथिंग कॉल्ड मेरा शिविर, शिविर है ना। और यदि पूछे कि भाई वस्तु किसका अनुसंधान है, नागराज जी का अनुसंधान। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एंड ये बहुत साइलेंट एंड इजी टू फॉल इनटू ट्रैप है। एंड फाइनली वस्तु अस्तित्व में है, नागराज जी को समझ में आया और उन्होंने इस विधि से लिखा, और उसी अस्तित्व के अनेकों भाग को उनके पहले भी बहुत सारे लोग समझे ही थे, ये भी है ना। तो साधना पद्धति भी लोगों ने पहले से विकसित किया, तभी नागराज जी साधना कर पाए, और भाषा पहले से विकसित था तभी वो भी लिख पाए। सो हम जो कर रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअम। मानव के प्रगति में, जागृति के क्रम में, उस कंटिन्यूअम में हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इतना छोटा हमारा काम, वो लगता बड़ा है बट है वो छोटा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा करना शुरू कर देता है तो वो स्वाभाविक हो गया। जैसे रोड पे यू फॉलो सिग्नल्स, इफ एवरीबॉडी इज फॉलोइंग सिग्नल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, है ना। आप कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हो, आप भी उतना ही कर रहे हो जितना बाकी आदमी कर रहा है। कोई नहीं कर रहा और केवल मैं सिग्नल फॉलो करता हूँ तब लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, बट मैं जो अलग कर रहा हूँ इसी उद्देश्य कर रहा हूँ कि सब लोग उसको करना शुरू करें। तो आई कैन नॉट क्लेम स्पेशलिटी फॉर इट, है ना। ये एक
स्वनिरीक्षण का मुद्दा हमको बहुत लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा इस रास्ते में, यदि आप इसके लास्ट तक टिके रहते हैं तो। मतलब लास्ट मतलब आपकी आजीवन तक, यदि इसी को धंधा पानी बनाएंगे आप, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो हमारे व्यवहार में, हमारे शांति में ये अवरोध पैदा करेगा। वन डे जीवन विद्या विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी, या माय जीवन विद्या विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। नाक में दम करके रख देंगे आसपास के लोगों के साथ, है ना, जीवन विद्या के कारण। हर समय शिविर करो या तुम ऐसा नहीं कर, तो हम दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, और तुम्हारे में ये आवेश है, और तुम्हारे जीवन की इस क्रिया में ये प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट ऑन, है ना, वो व्यवहारिक नहीं है, उसको आगे हम देखेंगे। एक चीज सडनली ध्यान में आ गया, ये देश में कुछ कुछ प्रयास है, जब लिखा गया तब है, ये सब रिवाइज हो गया है, छोड़ देते हैं। 7:15 बज गया है, जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। ये शिक्षा पर अभी तक जितनी बात हुई, किसी को कुछ रखना है, शेयर करना है तो बोलिए, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द सेकंड। हम स्मरण करेंगे समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये सार्वभौम मानव लक्ष्य है। इसके पूर्ति के लिए 5 योजना है, उसमें से प्रथम योजना शिक्षा संस्कार योजना है, जिस पर हम चर्चा किए। उसमें हमने कुछ वर्तमान शिक्षा की समीक्षा भी की, अपने को केंद्र में रखकर भी थोड़ा सा हमने बात रखने का प्रयत्न किया, और ये होने से मानव में समझ की संभावना बनती है, उससे फिर बाकी सारी चीजें बनेगी। स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन। क्लैरिटी के अनुसार स्वास्थ्य है, जैसे डॉक्टर की जो समझ है उसके अनुसार वो स्वास्थ्य को करेगा। यदि वो सामने वाले व्यक्ति को पैसे के मशीन के रूप में देखेगा, तो अपने विद्या को पैसे के लिए ही वो उपयोग करेंगे, या पद के लिए करेंगे, सम्मान के लिए करेंगे। स्वास्थ्य संयम है ना। शिक्षा पर किसी को कुछ रखना है, पूछना है या शेयर करना है तो बता सकते हैं। हमारा 7:30 तक की है ना, हमें ओवर टॉप में टाइम भी बोल 5:30 to 7:30 है ना अपना टाइम, कि 5:30 to 7 था? 7:30 है। 7:30 तक ही है। हाँ 7:30 टाइम भी बोल रहा हूँ, ठीक। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप लोग कुछ है तो मतलब सोच लीजिए। रिज्यूम करते हैं। तो ये जो समाज के संबंध के संदर्भ में ये जो 5 आयाम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखना है कि हम सभी इसमें भागीदार है ही, या हम इससे कुछ लेते ही हैं, है ना। तो हमारे लिए फिर तुरंत के लिए क्या है कि इसका सार्थक स्वरूप क्या है, और जहां पर भी मैं पहले से भागीदारी कर रहा हूँ, चाहे मैं शिक्षा में हूँ या स्वास्थ्य में हूँ, उसको मैं अच्छे ढंग से कैसे कर सकता हूँ। तथा हमारे में ये भी आवश्यकता या स्पष्टता की आवश्यकता रहती है कि इसका सही स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि पेपरों में जितने भी लोग पूरे विश्व में, nobody is happy with the society they live in,
100%। कुछ ना कुछ छुट्टी रहता है, तभी तो न्यूज़पेपर में छपता है, तभी तो न्यूज़पेपर बिकता है। Nobody is happy with their education system, nobody is happy with their health system। तो मैं पहले से जिसमें भागीदार हूं उसको मैं कैसे करूं अच्छे से। दूसरा, इसका मानवीय अर्थ में सही स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा एक चित्रण हमको आगे दर्शन में मिलेगा। What will the future or should the future look like एक जागृत व्यक्ति के लिए। अभी कल्पना करने में कोई ये तो नहीं है ना, बट इसको फिर हम अभी अपने जीवन में कैसे उतारे उसके बारे में भी कुछ प्रैक्टिकल भी चीजें हम बात कर सकते हैं। और बाकी तो हमारी स्वीकृति और अध्ययन का भाग हो जाएगा, वो बाहर दिखेगा नहीं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा की स्कूल आपको कहीं एक दो जगह, जैसे मैंने कहा, प्रयत्न हो रहा है, परंतु वैसा स्वरूप आपको कहीं बाहर दिखेगा नहीं। ये एक चीज था, ताकि वो उसका संदर्भ या रेफरेंस हमको क्लियर हो। ठीक है, नहीं तो ये काल्पनिक लगेगा। मैं जब पहली बार इसको सुना था जून 2004 में, यही 5 आयाम सारे प्रबोधक रखते ही, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई इससे, क्योंकि मैं पहले से समाज में जो हो रहा था उससे परेशान था, त्रस्त हो गया था। ये सारा इतना काल्पनिक और इतना दूर लगता था। मैं बोलता था भाई ये सब होगा कैसे, आप तो बोर्ड पे लिख दे रहे हो। तो उसका उत्तर यही था बाद में, विद इयर्स ऑफ व्हाटएवर, जब हम देखते हैं तो हमको ये स्पष्टता बनती है कि हमारी चाहत इसी की है। कम से कम मेरी इंडिविजुअल के रूप में मेरी चाहत क्या वही है जो दर्शन कह रहा है, ये पहला स्पष्टता। फिर अभी जो हो रहा है उसका समीक्षा, फिर उसमें आंशिक सुधार होने की प्रक्रिया क्या है इसकी स्पष्टता। कुछ पॉलिसी लेवल चेंज होगी, कुछ मेरे स्पष्टता के लिए ही पहले मेरे को सोचना पड़ेगा। फाइनली जो सिस्टम्स बदलेंगी वो व्यक्ति के जागृति और स्पष्टता के अनुसार बदलेगा, और उसका अपना एक क्रम होगा। हम ये नहीं बोल सकते, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि ये कब होगा। कोई 500 वर्ष बोलेगा, कोई 100 वर्ष बोलेगा, मुझे तो 1000 वर्ष लगता है कई बार। ये जो दुनिया यहाँ पर बताया जा रहा है, इट में टेक 800 ईयर्स, 500 ईयर्स तो लगता ही है। हमारे बहुत सारे साथी 100 वर्ष सोचते हैं, अच्छी बात है, 100 में हो गया तो क्या बुरा है ना। जी, somebody raised a hand। पर अपना एक पेज भेजा था, अगर आप उस पर अपना बात यहाँ रख पाएंगे क्या? आपको याद आ रहा है भैया जी, वर्षा दीदी की तरफ से होगा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ भैया जी, एक बार आप अपनी बात रख दीजिए। वो आपने पढ़ा था भैया जी, मैंने पेज 6 पेज करके अंडरलाइन करके बोला था आपको। हाँ, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, वो मैं आपको अलग से, एक्चुअली मैं आपसे बात करूंगा। मेरा फोन का स्क्रीन टूट गया। आपने जो नोट भेजा था उस पर मैं अलग से आपको रिप्लाई करूंगा। मैं फोन से आपसे समझ भी लूंगा कि उसमें क्या करना है, मुझे जो आता है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो स्वास्थ्य संयम, तो दर्शन एक्चुअली ये कह रहा है, ये जीवन विद्या ये कह रहा है कि ये 5 जो सिस्टम्स हैं। देखिए आज भी यदि आप इंडियन जैसे सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं अभी, HRD, अभी शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक है, प्रोडक्शन एक है, प्रोडक्शन में बहुत सारे छोटे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ खादी, ये सब मिलेगा आपको उत्पादन कार्य योजना में, विच इज द थर्ड वन। फिर फोर्थ, विनिमय कोष में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलेगा आपको, उसके अंदर IT सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम, UPI का एक्सचेंज का सिस्टम जिससे हम अभी स्कैन करके पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का सिस्टम, ये सब के नियमों को वो संभालता है। अभी भी जो स्ट्रक्चर है मॉडर्न सोसाइटी का इसी के आधार पर है, ये इसी उद्देश्य से है। कुछ हद तक उसमें सफल भी है, वी कांट से कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं तो हम अभी शांतिपूर्वक बात नहीं कर सकते है ना। इफ एवरीथिंग वाज रॉन्ग यू कैन नॉट बी सिटिंग शांति से। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, एंड सुरक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है।
तो एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, एक जिसको हम प्रजा बोलते हैं, एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, ये 5 सिस्टम्स के मैं अधीन हूँ, दे अफेक्ट माई डेली लाइफ। तो मेरा इनके साथ इंटरेक्शन का स्वरूप क्या है, ये सोचना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसको सिविक्स के रूप में हमारे स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बट एवरीबडी फॉरगेट्स इट आफ्टर इट इज टॉट। सिविक सेंस बोलते हैं ना, तो ये एक्चुअली डेवलप होना चाहिए, बट वो है ही नहीं। इतना ड्राई सब्जेक्ट हो, उसको ड्राई विधि से रखते हैं, कोई नहीं करता उसको। तो ये जो 5 चीजें हैं, इसके हम अधीन हैं। यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस पॉलिसी, एंड यू आर सिटिंग आराम से बिकॉज देयर इज अ डिफेंस पॉलिसी एंड बिकॉज समबडी सिटिंग देयर। ये एक लिंक है ही। यदि कल भारत में रूल हो गया कि ऑल एबल बॉडीड मेन हैव टू एनलिस्ट इन द आर्मी, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी इलीगल। फिर जीवन में क्या आपको मदद नहीं करेगा, आपको करना ही पड़ेगा। इस संविधान के हम अधीन हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ये 5 सिस्टम्स है बड़े बड़े। तो इंटरेस्टिंगली आदमी इतना सब दर्शन किए बिना जब सोचा, वो भी ऐसे ही 5 ही सोचा। ये भी एक चीज है। इससे हमको समझ में आता है कि मानव के जीने का या सच्चाई का भास या आभास मनुष्य को होता ही है, ये इसका एक प्रमाण है। तो हमको अपने जीने को वहां तक फैलाकर देखना पड़ेगा कि फिर इन सिस्टम्स का स्वरूप आज जैसा है ये कैसा है, फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, अभी मैं इनमें से कौन से सिस्टम के अधीन हूँ, उसमें मेरी नैतिक जिम्मेदारी आज के दिन प्रैक्टिकली क्या बनती है, तथा इन 5 के सुधार का रास्ता क्या होगा और उसका स्वरूप क्या होगा। ये सब एक स्वाभाविक जिज्ञासा के रूप में एक मानव में बनेगा। आज नहीं तो 50 साल बाद बनेगा। इस शरीर यात्रा में नहीं बनेगा तो अगली शरीर यात्रा में बनेगा। आई नो मेनी पीपल कि उनको लगता है सब में मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी दिन तो आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसके उसमें रहते हैं। दर्शन में जीने के 5 स्तर बताए गए: व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। तो राष्ट्र के स्तर पर ये 5 दिख जाएंगे आपको। इसका शॉर्ट आंसर यही है कि हर मानव जो समझदार हो जाएगा, और ऐसे समझदार मानव जो सिस्टम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, यही लोग हमारे एमएलए हो जाएंगे, जो जागृत हो गया है ना, या जिसको कम से कम पता है कि मुझे जागृत होना है और अच्छाई का अभ्यास करता है। आप सोचिए सारे एमपी यही लोग जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को सोचते हैं या उसका अभ्यासरत है ना। इट सीम्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल हेवनली वर्ल्ड। नहीं, एमएलए भी वही है, कॉर्पोरेटर भी वही है, एडमिनिस्ट्रेटर भी वही है, पुलिस वाला भी वही है। देन लाइफ विल सीम वेरी डिफरेंट। तो एक तो बदलाव का क्रम है कि आदमी समझेगा। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में वो जाए, तो वहां से जीवन विद्या योजना शुरू होता। अभी हम 14, अभी 12 लोग बचे, 11 लोग बचे, पहले 14 थे। नाउ 11 ऑफ अस नाउ इन दिस सेशन। बाकी सेशन में और लोग हैं। साल में लगभग 1000 एक आदमी करता होगा जीवन विद्या शिविर। दिस इज नथिंग कंपेयर टू इंडिया पॉपुलेशन, है ना। तो बहुत स्लो है ये प्रोसेस। एक आदमी से दूसरे आदमी में अंतरित होना, उसमें आवश्यकता महसूस होना, वो व्यक्ति उसके लिए प्राथमिकता बना पाना, फिर उसमें समय देना। इसलिए मैंने कहा दिस दर्शन इज इन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स बर्थ, है ना। ये दर्शन कहना क्या चाह रहा है, इसकी भी स्पष्टता हम लोग अभी प्राप्त कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके अंत तक पहुंच गए, ऐसा है भी नहीं। सच्चाई तो यही है, ये सब चल रहा है, इट्स ऑन इट्स वे। तो एक तो ये है क्रम कि व्यक्ति से चेंज होगा, फिर आप शिक्षा सिस्टम को बदलेंगे। इसीलिए मैं एनईपी में जाके एक स्लाइड बोल के आ गया। हमारी ओर से भैया एक इनपुट ले लिया, लेना है नहीं लेना उनके ऊपर है। तो शिक्षा संस्कार और लोक शिक्षा के द्वारा परिवर्तन होगा। सो दिस चेंज इज वेरी स्लो। ये धीरे धीरे परंपरा में आएगा, फिर संस्कृति बदलेगी, सभ्यता बदलेगा, संविधान बदलेगा, फिर व्यवस्था बदलेगा। ये इसका क्रम, चेंज का प्रोसेस ऑफ चेंज। बाकी चेंज हमको स्वयं ही सोचना पड़ेगा। और दूसरा क्रम है चेंज का कि इन चेंजों के साथ साथ पॉलिसी लेवल पर हमारे से कुछ कुछ ठीक ठाक इनपुट चले जाए। जैसे शिक्षा में यदि देखेंगे तो अभी दिल्ली सरकार बोलते हैं वो सिटी, बट उसको स्टेट का एक अभी स्टेटहुड नहीं मिला है दिल्ली को, बट इट हैज इलेक्शन, इट हैज अ चीफ मिनिस्टर, बट इट इज जस्ट 1 सिटी। 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में। दिल्ली पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, 2 crores। तो उसमें शिक्षा में ये हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से
जीवन विद्या के आधार पर जो आस्वादन के सुख हमने 3 देखे थे, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, जिसको हैप्पीनेस ट्रायड के रूप में हमारे कुछ साथियों ने उस पर बहुत मेहनत किया और उसको क्रियान्वित किया अभी दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में। सो दिस इज वन स्मॉल ड्रॉ। कम से कम मनुष्य को हैप्पी होना इतना तो पता चले, वो हैप्पी हो जाए ऐसा कोई अपेक्षा नहीं है केवल एक क्लास से, बट कम से कम कुछ तो राहत मिले बच्चों को। लेट हिम ग्रो अप नोइंग दैट हैप्पीनेस भी कुछ है, एक लक्ष्य है जीने का, यहाँ से प्रारंभ। और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा में ह्यूमन वैल्यूज की कोर्स कुछ साथियों ने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम ह्यूमन वैल्यूज दिया है। ह्यूमन वैल्यूज के नाम से भी हजारों कोर्स हैं विश्व में। तो वो किसी दिन चेतना विकास से जुड़ के, वो इन वस्तुओं से जुड़ के, उनमें से कोई बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले, वो आगे अध्ययन करे, या वो कोर्स करने के क्रम में कम से कम वो शादी के बाद अपने पत्नी से झगड़ा न करे, या रिश्वत न ले, या एग्जाम में कॉपी न करे, थोड़ी एथिक्स तो आ जाए उसमें। सो दीज आर स्मॉल मिनिस्क्यूल, है ना, जिसको मिनिस्क्यूल बोलते हैं, नगण्य इंक्रीमेंटल जो चेंजेस हैं जो सोसाइटी में होता है शिक्षा के माध्यम से। स्वास्थ्य में देयर इज नो चेंज राइट नाउ, उसमें हम आएंगे बट वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। स्वास्थ्य को एक अलग उसके रूप में लेके लेंगे। आज ही पेपर में आया था स्वास्थ्य के रूप में कि अभी नीट में से जो बच्चे निकलते हैं, नंबर 2 में जो प्रोफेशन है एमबीबीएस के बाद वो बीएएमएस है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे। इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है बहुत ही लॉपसाइडेड हो गया है, एक ही पद्धति को लेकर चल रहा है। इस पर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे सिस्टमिक लेवल पे। हम इसमें पर्सनली अपने ये स्वास्थ्य को कैसे अपनाएंगे, ये जीवन और शरीर के साथ अंतर संबंध में शायद हमने कवर किया होगा, क्योंकि वो नोट्स में था तो I'm presuming हमने उसको कवर किया होगा। तो शिक्षा पर थोड़ी सी आज बात हुई। हम कल मिले स्वास्थ्य के लिए 7:30 बजे। ठीक है जी, नमस्ते हो जाए। ठीक है भैया। ठीक है जी, थैंक यू, टुमारो। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते।